अच्छा। कुछ आपको वॉइस नहीं आ रही थी, किसी की कंप्लेंट आई। हम लोग फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। नमस्कार भाइयों और बहनों, डिवाइन एस्ट्रो वास्तु संस्था की ओर से मैं श्री हर्षजित मेहता और मेरे सहयोगी मित्र श्री चेतन भाई गज्जर आप सभी का आज के ज्योतिष शास्त्र के वर्ग में हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी विद्या है कि जिसके माध्यम से हम जातक के बारे में भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों कालों के बारे में जान सकते हैं। ओके, तो तीनों कालों के बारे में जान सकते हैं। ऐसे तो इसे वेदों का छठा अंग कहा गया है। संपूर्ण रूप से ये जो शास्त्र है वो काल गणना यानी समय के ऊपर आधारित है। काल गणना यानी समय के ऊपर आधारित है, यानी टोटल ये शास्त्र गणित के ऊपर आधारित है। आप किसी की कुंडली भी लेके देखेंगे तो आपको हमेशा उसमें गणित सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप कंप्यूटराइज कुंडली देखेंगे तो उसमें आपको जो हम कहते हैं कि वर्ड्स वगैरह लैंग्वेज वगैरह लिखने की जगह पे आपको उसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी अंश कला विकला आदि आपको देखने को ज्यादा मिलेगा। और ये गणनात्मक होने के कारण लोग इसको अवॉइड करते हैं, टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप इसका मैथमेटिक्स अगर आप इसका देखेंगे ना तो इसका मैथमेटिक्स बहुत ही इजी है। अगर आपको एक बार इसका मैथमेटिक्स समझ में आ गया ना तो मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूं कि आप इसके सिवा और किसी चीज को पसंद नहीं करेंगे, ये शास्त्र के सिवा और किसी शास्त्र को पसंद नहीं करेंगे। तो ये टोटल मैथमेटिकल बेस है। मैथमेटिक्स भी कैसी है, एकदम इजी है। जैसे कि हम गिनते हैं कि 1 हावर इज इक्वल टू 60 मिनट्स हम गिनते हैं, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड गिनते हैं, 1 सेकंड इज इक्वल टू 60 प्रति सेकंड गिनते हैं। तो उसी तरह यहां पे भी कैलकुलेशन है। एक अंश यानी 1 डिग्री, यहां पे जो कैलकुलेशन है वो डिग्री के माध्यम से होता है। तो 1 डिग्री यानी एक अंश बराबर 60 कला होता है। देखो, ईश्वर जो है, ईश्वर की जो मेजरमेंट यानी उसकी जो कैपेसिटी है उसको मेजर करने के लिए कला का उपयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण भगवान को कितनी कला है, तो कि कृष्ण भगवान की 16 कला है जो हाईएस्ट में हाईएस्ट कला मानी जाती है। तो ये कला का उपयोग यहां पे हम करते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 कला, 1 कला इज इक्वल टू 60 वी कला, 1 वी कला इज इक्वल टू 60 प्रति वी कला। तो ऐसे हम डीप 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 हम इसमें जा सकते हैं। तो ये एक गणनात्मक यानी ये एक गणित से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। अगर आपको मेरी आवाज सुनने में आ रही है ना, तो आप जरा अंगूठा दिखा दीजिए, 2-3 जन। दीपक जी, आपको आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। तो यहां पे ये टोटल कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन की वजह से सब लोग इसको छोड़ देना चाहते हैं। क्यों छोड़ देना चाहते हैं? लोग समझते हैं कि यहाँ पे जो है वो फट से पढ़ाई और ये हमने प्रेडिक्शन कर दिया और दे दिया। लेकिन अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके अगर इसका प्रेडिक्शन करोगे तो यू विल गेट गुड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलरली देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई बच्चा पर्टिकुलरली कोई राशि के अंदर पर्टिकुलर अंश पे पैदा हुआ है तो वो कैसा दिखेगा, यानी उसकी स्किन कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी कैसा होगा, इसका जिक्र हमको अंश यानी एक डिग्री से पता चल सकता है। तो डिग्री यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अंश कला विकला इज टू मच इंपॉर्टेंट इन द ज्योतिष शास्त्र। खाली इसमें ही नहीं, ये निर्यन ज्योतिष में ही नहीं, मैं यहाँ पे जो भी पढ़ाऊंगा वो निर्यन ज्योतिष के बेस पढ़ाऊंगा। मैं केपी भी पढ़ा सकता हूँ, साइन एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ा सकता हूँ, ताजिक भी पढ़ा सकता हूँ, फिर जेमिनी भी पढ़ा सकता हूँ, सब सब्जेक्ट में पढ़ा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करेंगे आज निर्यन की बात करेंगे। तो ये निर्यन जो एस्ट्रोलॉजी है वो एस्ट्रोलॉजी, केपी ले लीजिए, साइन लीजिए, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मैथ्स यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर बेस है। ये ज्योतिष शास्त्र जो किसके ऊपर सबसे ज्यादा मदार रखता है, यानी किसको ज्यादा इसके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो इनके लिए पंचांग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पंचांग किस चीज से बनता है? तो कि पंचांग 5 अंगों से बनता है, यानी 5 उसके बॉडी पार्ट से, पंचांग के 5 बॉडी पार्ट से। और ये टोटल जो पंचांग बना हुआ है, टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से ही बना हुआ है, नहीं कि कोई मैन्युअली कुछ लिखा हुआ है। सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सब मैथमेटिकल। तो पंचांग के 5 अंक कौन से है? तो कि तिथि, नक्षत्र, योग, वार और करण। यानी तिथि, नक्षत्र, योग और वार और करण, ये पंचांग के मुख्य 5 अंग हैं। और ये 5 अंगों के द्वारा भी हम व्यक्ति के बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। ये 5 अंगों के द्वारा भी हम व्यक्ति के बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं कि भाई वो कौन सी तिथि को जन्मा है। अगर वो तिथि को पर्टिकुलर वो तिथि को जन्मा है, तो वो तिथि वाले के लिए पर्टिकुलरली कौन सी राशि अच्छी है, कौन सी राशि खराब है, उनके लिए पर्टिकुलरली कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह खराब है। तो ये तिथि, योग, नक्षत्र, वार, करण से भी हम बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। इसके अलावा मुझे इसमें क्या जानना है? तो कि इसके अलावा मुझे ये पंचांग के अंदर ये 5 अंग, उसके बाद मुझे ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के लिए मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो कि ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है 12 स्थान। स्थान किसको? देखो यहाँ पे मैं खाने कहूंगा, क्योंकि जो नए स्टूडेंट है उनको पता नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं बता दूं। देखो ये कुंडली जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, एक कुंडली ड्रॉ करने की स्टाइल है। कभी भी गलत तरीके से कुंडली मत ड्रॉ करना। यहाँ पे देखिए मैंने कैसे मैं किस तरह कुंडली ड्रॉ करता हूं, आप एक बार नजर मारिए। देखो लोग कैसे कुंडली ड्रॉ करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे कुंडली ड्रॉ करते हैं। ये कुंडली ड्रॉ करने की गलत स्टाइल है। पहले से ही आप ऐसे चौकड़ी मार देते हो, तो ये गलत स्टाइल है। कुंडली ड्रॉ करने की स्टाइल जो है, पहले मुझे ऐसे स्क्वायर ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल, फिर मुझे ऐसे 2 स्लैंटिंग लाइन करनी है, फिर और 2 स्लैंटिंग लाइन मुझे ऐसे करनी है, यानी ये पूरा वी दिशा प्लॉट हो गया। फिर मुझे या तो यहां से यहां, या तो यहां से यानी ऐसे मुझे ज्वाइंट करना है, ऐसे। यानी ये मेरी कुंडली बन गई। मुझे कुंडली को इस प्रकार ड्रॉ करना है। और ये जो पहला स्थान है उसको हम लग्न स्थान कहते हैं, उसको हम लग्न स्थान कहते हैं। तो ज्योतिष पढ़ने के लिए ये 12 स्थान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्थान? तो कि ये पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अभी ये जो एक स्थान है वो कितने डिग्री का है? तो कि ये एक स्थान है वो 30 डिग्री का है। यानी हम जो पूरा ये जो आसमान है, यानी हम कहाँ हैं? तो हम यहां हैं, मध्य में। ये पृथ्वी, हाँ हाँ, ये पृथ्वी, हम यहां हैं। और ये हमारे पूरा आसमान है, ये हमारा पूरा आसमान है। ये हमारा पूरा आसमान है। हमें यहाँ पे पढ़ना है, ये स्थानों को पढ़ना है, ये 12 स्थानों को पढ़ना है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये 12 स्थान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये सभी स्थानों के अपने कुछ प्राकृतिक गुण हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे कुछ प्राकृतिक गुण हैं, वैसे ये स्थानों के भी अपने कुछ प्राकृतिक गुण हैं। और उस गुणों के आधार पर ये स्थानों को किसी न किसी चीज का कारक तत्व दिया गया है, किसी न किसी चीज का कारक तत्व दिया गया है। अभी जैसे ये कहूं कि ये पहला स्थान है, यानी ये पहला खाना है, यानी इसको मैं कहूंगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अभी आप बोलोगे कि भाई मैंने ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिखा?
मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिखे ना, मैंने ये जो फिगर लिखे वो एंटी क्लॉकवाइज लिखे। आप सभी की कुंडली में भी ऐसे फिगर एंटी क्लॉकवाइज हो गए। यहाँ पे जो भी अंक लिखा होगा उसके बाद का अंक यहाँ आएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लिखा। तो एंटी क्लॉकवाइज मैंने क्यों लिखा, तो कि ये हमारा सूर्य है, और सूर्य से सराउंडिंग कोई भी ग्रह ब्रह्मण करता है, चाहे गुरु हो, शुक्र हो, चंद्र हो, पृथ्वी हो, कोई भी ग्रह ब्रह्मण करता है वो एंटी क्लॉकवाइज ब्रह्मण करता है इस डायरेक्शन में, यानी वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, यानी उल्टा घूम रहा है। उसके लिए मैंने ये नंबर सभी उल्टे लिखे हुए हैं। उसी तरह ग्रह भी सभी ऐसे उल्टे लिखे जाएंगे, ग्रह भी ऐसे सभी उल्टे लिखे जाएंगे। तो मुझे ये 12 स्थान पढ़ने हैं, ये 12। तो 12 स्थान में मैं पहले स्थान के बारे में जस्ट इंट्रो दे देता हूं कि ये पहला स्थान क्या है। तो ये पहला स्थान हम खुद है, मैं खुद हूं, या तो आपकी कुंडली है तो आप खुद है, पहला स्थान आप खुद है। फिर ये कौन है, तो कि ये मेरा परिवार है। ये कौन है, तो कि ये मेरे पड़ोसी है। ये कौन है, तो कि ये मेरी माता है। ये मेरा संतान है। ये मेरे नौकर है, मेरे शत्रु है, मेरे मामा है, मेरी मौसी है। ये मेरी पत्नी है, मेरे भागीदार है। ये स्थान से मैं किसी को नहीं देख सकता हूं। ये स्थान जो है वो मृत्यु का स्थान है, और मुझे गुप्त धन मिलने का स्थान है, गुप्त धन की प्राप्ति होने का स्थान है। अंडरग्राउंड, यानी अंडरग्राउंड रह के जो कार्य किए जाते हैं वो यहां से देखे जाते हैं। जैसे आपने देखा कि सुखदेव, राज सिंह, भगत सिंह, ये लोग ने अंडरग्राउंड रह के कोई बड़ी योजना बनाई ब्रिटिशरों को हिंदुस्तान में से भगाने के लिए। तो उन लोग ने ये योजना बनाई, तो वो ऐसी योजना अगर आप बना रहे हो तो मैं कुंडली में से कहां से पता कर सकता हूं, तो कि ये स्थान से। आपको विरासत में कुछ मिलेगा तो ये स्थान, आप भ्रष्टाचार करोगे तो ये स्थान, आप किसी के नॉमिनी हो और वो नॉमिनी से आपको धन की प्राप्ति होगी तो ये स्थान, जमीन में गड़ा हुआ धन तो कि ये स्थान, मृत्यु तो कि ये स्थान, अचानक धन लाभ तो भी ये स्थान, यानी ये स्थान धन का स्थान है। फिर ये भाग्य स्थान है, यहां से हम पिता को भी देखते हैं, यहां से हम पिता को देखते हैं। लेकिन जो 9वां स्थान है वो भाग्य स्थान है, वहां से जो पिता को हम देखते हैं वो पिता की गुडविल को देखते हैं। समझ में आई मेरी बात, कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई तो मेरे पिता उसकी नामना मुझे देके गए कि बहुत बड़ी तिजोरी में करोड़ों रुपया छोड़ के गए। वो मैं कहां से देखूंगा, तो कि 9th हाउस से। फिर ये मेरे पिता का स्थान है। फिर ये मेरा संतान है, तो ये मेरे संतान की पत्नी का स्थान है। मेरा बेटा है तो मेरी उसकी वाइफ का स्थान है, मेरी बेटी है तो उसके हस्बैंड का स्थान है। फिर ये मेरा मामा है, ये मेरे मामा और मेरी मौसी है, तो ये मेरी मामी और मेरे मौसा जी है। तो ये 12 जो स्थान है, ये स्थानों को उसके प्राकृतिक गुण के अनुसार किसी न किसी चीज का कारक तत्व दिया गया है। और ये कारक तत्व के साथ मैं कहां हूं, मैं कहां हूं, तो मैं ये हूं, मैं ये यानी आत्मा, यानी ये स्थान का कारक कौन, तो कि ये स्थान का कारक सूर्य, तो कि आत्मा। ठीक है। फिर मुझे और क्या पढ़ना है, तो मुझे यहां पे फिर मुझे 12 ग्रह पढ़ने हैं, 12 स्थान, फिर 12 राशियां पढ़नी है जो जोडियक साइंस है, जो मेष, वृषभ, मिथुन। ये यहां पे मैं बता दूं, प्राचीन समय में हमारे हिंदुस्तान के अंदर नक्षत्र पद्धति के माध्यम से कुंडली बनाई जाती थी, और नक्षत्र माध्य पद्धति के हिसाब अनुसार फल कथन किया जाता था। परंतु सिकंदर, जो सम्राट सिकंदर थे, उनका आगमन हुआ भारत ने के ऊपर, उन्होंने धावा बोल दिया। और जब उन्होंने धावा बोला तो उस समय पे वो अपने ज्योतिषाचार्यों को यहाँ लेके आए थे। उनके ज्योतिषाचार्यों ने हमारे सामने ये 12 राशियां रख दी, मेष, वृषभ, धनु, ये 12 राशियां उन लोग ने रखी हमारे सामने। हमारे शास्त्रकारों ने ये राशियों को ये राशियों को 27 नक्षत्र के अंदर समन्वय करके हमारे सामने रख दिया। उन्होंने हमारे सामने रख दिया। तो ये 12 राशियों का उद्भव हमारे यहाँ बाद में हुआ। प्राचीन समय में हमारे यहाँ जो नाम गिराए जाते थे
और नक्षत्र पद्धति के नाम से गिराए जाते थे। जनरली आप जो मारवाड़ी लोग होंगे उनके आप नाम देखेंगे, और जनरली मारवाड़ी और बेसिकली जो राजस्थान में पैदा हुए होंगे, या तो यहाँ पे जो ओल्ड कल्चर वाले जो रहते होंगे मारवाड़ी ग्रुप, वो लोग भी देखिए, आप नाम देखिए, अगर समझो धनु राशि आई उनकी, अगर धनु राशि में समझो भ नाम का अक्षर है, तो हम सीधा गिरा देंगे भरत भाई। लेकिन ये जो धनु राशि है, धनु राशि में और 9 व्यंजन है, यानी 2 और 9 व्यंजन है, जैसे क का की क्यू ऐसे, तो उसमें समझो भ है, भे भी है। अगर समझो उनका जन्म हुआ और उनका जो अंश कला विकला भे के अंडर में आए, तो वो नाम गिराएंगे भेरूमल। आप मेरी बात समझ गए कि वो नाम कैसे गिराएंगे? भेरूमल गिराएंगे, भ से भरत नहीं गिराएंगे। वहां पे उस हिसाब से हमारे यहाँ फल कथन किया जाता था, लेकिन यहाँ पे हम 12 राशियों को लेके 12 राशियों को जो व्यंजन दिए हैं, उस व्यंजन के हिसाब से हम अपना नाम गिराते हैं। तो ये ब्राह्मण इस तरह करते होने की वजह से मैंने ये सब एंटी क्लॉकवाइज लिखे। फिर मुझे 12 राशियां पढ़नी है। ये 12 राशियां मुझे डिटेल्स में पढ़नी है। क्यों डिटेल्स में पढ़नी है? क्योंकि ये 12 राशियों के तत्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से तत्व की राशि है, बराबर है? स्त्री राशि है कि पुरुष राशि है? यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की समझो मेष राशि है, तो वो व्यक्ति कैसा होगा? तो कि अग्नि तत्व की राशि मेष, उसका स्वामी मंगल वो गुस्से वाला है, तो फटाक से मारने ही वाली बात करेगा। फिर यहाँ पे और राशियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, चर, स्थिर और द्विसभा। चर यानी मूवमेंट, स्थिर यानी कांस्टेंट, द्विसभा यानी यहां भी नहीं और यहां भी नहीं, इस तरह। अभी इसका मैं एग्जांपल दूं तो चर राशि वाले लोग कैसे होते हैं? तो जनरली हम देखें कि ट्रेन में कोई व्यक्ति चढ़ा, बस में कोई व्यक्ति चढ़ा, तो ये चर राशि वाला क्या करेगा? सर्वप्रथम तो वो जो सीट मिलेगी उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। फिर वो क्या करेगा? उसने देखा कि कोई सीट खाली हुई तो वो सीट पे जाके बैठ जाएगा। फिर उसने देखा कि उसका उतरने का स्टॉप आ रहा है, तो भी वो क्या करेगा? उतरने के स्टॉप के पहले देखेगा कि भाई ये बारी के पास कोई सीट खाली हुई है, उतरने का स्टॉप भी है, हाँ सॉरी, खिड़की के पास, विंडो के पास उसको सीट दिख गई, तो वो इमीडिएटली वहां से खड़ा होके वो खिड़की के पास बैठ जाएगा। यानी चर, उसने देखो एंटर होने के बाद उसने 3 बार उसने अपनी जगह बदली। लेकिन कोई स्थिर राशि वाला होगा, वो व्यक्ति क्या करेगा? एक बार बस में चढ़ा कि ट्रेन में चढ़ा, अभी तो मुंबई है, तो मुंबई में तो चौथी सीट में लोग बैठते हैं, 4th सीट में, यानी आधा आधा बैठते हैं। तो वो व्यक्ति उस सीट पे बैठ गया तो बैठ ही गया, फिर हिलेगा नहीं, कभी भी नहीं हिलेगा। उसको चाहे पूरी ट्रेन खाली हो जाए, लेकिन वो सीट पे ही बैठा रहेगा। इतना ही है कि वो थोड़ा अंदर खिसक जाएगा, अगर जगह खाली हुई तो पूरा बैठ जाएगा, परंतु वो सीट से वो खड़ा नहीं होगा। तो ये स्थिर, कांस्टेंट। तो इससे क्या पता चलता है कि स्थिर राशि वाले लोग कांस्टेंट काम करते हैं, कि बैंक में जाते हैं तो चेक लेते हैं, थप्पा मार के स्लिप आपको वापस देते हैं, चेक लेते हैं, थप्पा मार के स्लिप आपको, फिर पोस्ट ऑफिस में वो एसोटिंग करने वाले, ऐसे स्थिरता वाले काम करते हैं। चर वाले मूवमेंट यानी डेली चेंज वाले काम करते हैं। अभी द्विसभा राशि है, तो ये द्विसभा राशि वाले जातक कैसे हो गए? ट्रेन में चढ़े, बस में चढ़े, वो सबसे अच्छे में अच्छी चीज देखना चाहते हैं कि मुझे ये सीट मिले तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो इधर घूमेंगे, उधर देखेंगे, अल्टीमेटली उसको बैठने के लिए सीट नहीं मिलेंगी। यानी वो ट्विन माइंड से, यानी डिसाइड करके निकले हैं घर से कि मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन देखा कि भाई दिल्ली जाते जाते बीच में पटना भी आ रहा है, तो वो सीधे पटना भी उतर जाएंगे। यानी उसका कोई कांस्टेंट माइंड नहीं है, यानी इस कैटेगरी में है। तत्व भी देखे, ये भी देखा, तो ये चर, स्थिर, द्विसभा राशि, इसके लिए हमको इसको पढ़ना है। और एग्जाम्पल एक दे देता हूं कि स्त्री राशि और पुरुष राशि। अभी 6 राशि स्त्री है और 6 राशि पुरुष राशि है। अभी जिनकी कुंडली के अंदर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ग्रह स्त्री राशि में हो गए, चाहे वो अट्ठा कट्ठा पहलवान क्यों ना हो, लेकिन उसका बिहेवियर स्त्री के जैसा होगा। कैसा होगा? स्त्री के जैसा होगा। लेकिन जो स्त्री है उनकी कुंडली, पुरुष, उनकी कुंडली के अंदर पुरुष राशि के अंदर सबसे ज्यादा ग्रह है, तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा? तो क्या उसका बिहेवियर एक पुरुष व्यक्ति के जैसा रहेगा। आपने, हमारे इंडिया के अंदर एक सिंगर है उषा उत्तप, आपने सब नाम सुना होगा।
आपने उसके गाने भी सुने होंगे, उसकी आवाज कितनी मोटी है, जाड़ी यानी एक मर्दाना आवाज है। तो हम कह सकते हैं कि उनकी कुंडली के अंदर ज्यादा से ज्यादा ग्रह पुरुष राशि में बैठे हैं। तो ये राशियों को हमको डीपली पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं 12 ग्रह। 12 ग्रहों को 12 ग्रहों को ग्रहों की अवस्था के हिसाब से हमें पढ़ना है। उनकी एक-एक अवस्था दी गई है, उनके एक-एक छोटे-छोटे मीन्स उनकी जो हम कहते हैं कि मृदित अवस्था का है, दग्ध अवस्था का है, दग्ध यानी ज्वलित अवस्था का है, यानी जला हुआ ग्रह है, वक्री ग्रह है, स्तंभी ग्रह है, मार्गी है, अस्त का ग्रह है। तो ऐसे ग्रहों की अवस्था के हिसाब से मुझे पढ़ना है। यहाँ पे मैं अभी एक ग्रहों की अवस्था के बारे में एक छोटा-सा एग्जांपल दे देता हूँ कि मुझे कोई एग्रीमेंट करना है, समझो। मुझे आपसे कोई एग्रीमेंट करना है। चलो मैं आज है ना एक नई कार बुकिंग के लिए जा रहा हूं। मैं नई न्यू कार बुकिंग के लिए जा रहा हूं। तो ये कार बुकिंग करने के लिए मुझे कौन सा ग्रह फेवरेबल होना चाहिए। मैं कोई प्रकार का एग्रीमेंट एंटर कर रहा हूं ना, मैं कार बुकिंग कर रहा हूं यानी कोई प्रकार का एग्रीमेंट एंटर कर रहा हूं। तो ये कोई प्रकार का एग्रीमेंट अगर मैं एंटर कर रहा हूं तो मुझे बुध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होना चाहिए मेरे लिए। परंतु समझिए कि गोचर में बुध अभी वक्री चल रहा है, यानी उल्टा चल रहा है। एक्चुअल में ग्रह कभी उल्टे चलते नहीं है, परंतु उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। एक फास्ट मूविंग प्लेनेट और एक स्लो मूविंग प्लेनेट, यानी जो फास्ट मूविंग करता है उससे जो स्लो मूविंग प्लेनेट वो फास्ट चल रहा है, तो ये स्लो मूविंग वाला आपको ऐसे लग रहा है कि वो पीछे जा रहा है। तो ऐसे ग्रह वक्री होता है। तो ये बुध वक्री है और मैंने जो गाड़ी बुक कराई तो मेरे को तकलीफ देगा, उसी तरह अगर गुरु वक्री है तो मैं व्यापार व्यवसाय अगर स्टार्ट कर रहा हूं नया और गुरु वक्री है तो मुझे उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये गुरु वक्री अस्त अस्त का मतलब क्या होता है कि मैं एक बड़ी ट्यूबलाइट के सामने मैंने 40 वॉट्स की ट्यूबलाइट ले ली, उसके सामने मैंने एक 0 वोल्ट्स का बल्ब रख दिया, अभी दिन में इतना बड़ा सूरज निकलता है और दिन में कोई स्टार निकलेगा तो चमकेगा, आपको दिखेगा नहीं दिखेगा। तो उसी तरह ये जो बड़ी ट्यूबलाइट के सामने मैं एक 0 वोल्ट का अगर बल्ब रख देता हूं तो उसका इफेक्ट कितना मिलेगा, तो कि उसका इफेक्ट नील मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी उससे हम कहते हैं अस्त, यानी वो ग्रह अपना जो पावर है, ताकत है, लाइट देने का जो ताकत है वो घुमा दिया, उसने वो चीज को घुमा दिया, यानी वो लाइट नहीं दे पाएगा, अपना पावर नहीं दे पाएगा। तो इसे हम कहते हैं अस्त का ग्रह, वक्री मैंने समझाया, अस्त का समझाया। फिर शास्त्रकारों ने और भी ग्रहों को डिसाइड किया है, नीच का ग्रह और उच्च का ग्रह। अभी और नीच और उच्च कैसे डिसाइड किया है, यहाँ पे मैं लग्न के सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं कि लग्न कैसे निकाला जाता है। लग्न राशि और चंद्र राशि कैसे निकाली जाती है, सर्वप्रथम हम उसको देख लेते हैं, फिर ये ऊंच नीच वाली मैं बात आपको बताता हूं। ये हमारी धरती है, यानी ये हमारी अर्थ है, ये हमारी धरती है, यानी ये हमारी अर्थ है, और ये हमारा आसमान है। जब बालक का जन्म होता है, जब बालक पैदा होता है, उस समय पर पूर्व क्षितिज पे यानी ईस्ट डायरेक्शन में जो राशि उदित होती है, यानी ऊपर आती है। कहाँ कहाँ उदित होती है कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, वहां पर जो राशि उदित होते हैं। देखो, धरती और आसमान कहीं मिलते नहीं है, बट इट इज एन इमेजनरी, यहां पर धरती और आसमान मिलते हैं। वहां पर जो राशि उदित होती है वो राशि का जातक का लग्न होता है। हम एज्यूम करते हैं कि यहां पे ये ईस्ट डायरेक्शन है और यहां पर हम एज्यूम करते हैं
कि अभी ये समय पे हम समझते हैं कि चलो तुला राशि उदित हो रही है, ये तुला राशि उदित हो रही है। तो ये तुला राशि जो उदित हो रही है वो जातक का जन्म लग्न होगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो यहां पे मैं एक छोटी सी कुंडली बना के आपको बता देता हूं। यहां पे लग्न है और ये जो तुला राशि है वो 7वें नंबर की राशि है। तो यहां पे हम 7 लिख देंगे, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये लग्न राशि है। ये लग्न राशि हमें क्या सूचित करती है? तो कि ये लग्न राशि हमारे प्राकृतिक गुण को सूचित करती है। प्राकृतिक गुण जीवन में कभी भी आपके बदलेंगे नहीं। आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो आपके प्राकृतिक गुण से मालूम पड़ेगा। परंतु आप कौन सी चीज डेली मीन्स कौन सी चीज को डेली चेंज में लेते हो, वो चंद्र राशि से मुझे पता चल रहा है। तो चंद्र क्या है? तो चंद्र हमारा मन है। तो ये जो पहली जो राशि है, ये 7वीं राशि मैंने यहां लिखी, ये हमारा लग्न है और ये हमारी जो स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी है, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, पूरी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी कहां से देखी जाती है? यहां से देखी जाती है। प्लस क्या देखा जाता है कि वहां से हम जातक के प्राकृतिक गुण को देखते हैं। और ये प्राकृतिक गुण कभी बदलते हैं जातक के? तो कि जातक की जब मृत्यु होने वाली होती है, बराबर उसके 8 महीने पहले उसके जो प्राकृतिक गुण है उसमें चेंजेस पाए जाएंगे। यानी समझो उसके प्राकृतिक गुण में बहुत ही गुस्सा है। यहाँ पे अभी ये 7वीं राशि है, ये 7वीं राशि वायु तत्व की राशि है। यार ये वायु तत्व की राशि कैसी है? अभी बोला और अभी फोक, अभी बोला अभी फोक। उसने क्या बोला? अभी, भाई मैं तो चाय पी के आया हूं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। मैं तो चाय पी के आया हूं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। फिर आप तीसरी बार पूछे, ठीक है चलो रख दो, मैं पी के नहीं आया हूं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं। अभी देखो उसने अभी बोला और अभी फोक, ये वायु तत्व की राशि है। तो ये जो वायु तत्व की राशि, उनके विचारों में जब चेंजेस आने लगेंगे, जो उनके जो मूलभूत विचार है उस विचारों में जब चेंजेस आने लगेंगे, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक गुण। ये प्राकृतिक गुण व्यक्ति की मृत्यु के 8 महीने पहले, यानी उसकी मृत्यु होने वाली होती है उसके 8 महीने पहले, उसके अंदर ये गुणों के अंदर बदलाव आने लगता है। और हमें पता चल सकता है कि ये व्यक्ति की मृत्यु 8 मास बाद होने वाली है। ऐसे तो बहुत सारे मेथड है शास्त्र के अंदर दिए हुए। अगर आप शिव पुराण पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो शिव पुराण के अंदर भी दिया हुआ है कि भाई आपको शरीर के अंदर और क्या क्या चीज, अब आपकी परछाई दिखने नहीं लगे तो आपको मृत्यु के योग प्रबल है। आपकी जो इमेज मिरर में नहीं दिखे तो मृत्यु। फिर ये जो नाक की टोच, हम ऐसे करके देखते हैं, ये नाक की टोच नहीं दिखे तो हमारी मृत्यु निश्चित। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे शास्त्र के अंदर दी गई है, परंतु हमें उससे बात नहीं करनी है। तो ये जातक की कौन सी राशि हुई? तो कि तुला लग्न हुआ, तुला लग्न वाली राशि हुई। यानी लग्न यानी पहले स्थान में लिखी गई राशि को हम लग्न कहते हैं। लोगों को बहुत ही मतांतर है कि लग्न राशि किसको कहते हैं और चंद्र राशि किसे कहते हैं। अभी इसी वक्त जब बालक पैदा हुआ तो यहाँ पे पूर्व की क्षितिज के ऊपर ये राशि उदित हुई, तो वो उसकी लग्न राशि हुई। परंतु इसी वक्त चंद्रमा जो राशि में होगा, चंद्रमा जो राशि में होगा वो उसकी जन्म राशि होगी। और उस जन्म राशि से हम उस व्यक्ति का नाम गिराते हैं, उस व्यक्ति का हम नाम गिराते हैं। यानी हम एज्यूम करते हैं कि समझो चंद्रमा, अभी हम एज्यूम करते हैं कि भाई ये वृषभ राशि में चंद्रमा है, अभी यहाँ पे चंद्रमा है। तो ये चंद्रमा यहाँ पे होने के कारण ये वृषभ राशि के अक्षर है ब व उ। यानी हम गिराएंगे कि वल्लभ भाई, बलवंत भाई, उमेश भाई, ऐसे कुछ नाम गिराएंगे। ये ब व उ से नाम गिराएंगे। तो जनरली ये जो एक राशि है, ये एक राशि के अंदर आपको कितने प्रकार के व्यक्ति देखने मिलते हैं? तो कि एक राशि के अंदर आपको 9 प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। क्यों 9 प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ नक्षत्र को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। नक्षत्र को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। सिकंदर के आगमन के बाद हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये राशियों का उद्भव हुआ और हमारे ज्योतिषाचार्यों ने ये नक्षत्र को, राशियों को अंदर 12 राशियां है,
12 राशियां में 27 नक्षत्र को बिठा दिया। तो उन्होंने उस 27 नक्षत्र को कैसे बिठा दिया? तो कि हमारे शास्त्रकारों ने एक नक्षत्र के 4 भाग किए। हमारे शास्त्रकारों ने एक नक्षत्र के 4 भाग किए। हमारे 27 नक्षत्र है, 27 मल्टीप्लाई बाय 4 कीजिए आप, तो 108 हो गया। 108 हो गया। 108 पार्ट हो गए। 27 नक्षत्र के 108 पार्ट हुए। अभी ये 108 पार्ट को आप 12 भागों में विभाजित कर दीजिए, यानी 9 भाग हुए। यानी यानी 27 नक्षत्रों को मेरे को इसमें ले आना है। ये मेरे जब कोर्स आएंगे आगे, उसके अंदर बहुत ही डिटेल्स में ये मैंने दिया हुआ है। उसका पूरा डायग्राम बना के मैंने दिया हुआ है। डिग्री के 7 डायग्राम बना के मैंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लग्न लिखेंगे। हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे मेष राशि उदित हो रही है, हमने मेष लग्न लिख दिया। तो यहाँ पे जो 27 नक्षत्र है, ये 27 नक्षत्र में से पहले जो नक्षत्र है 1, 2 और 3, ये जो पहला नक्षत्र है उसके 4 भाग आएंगे। दूसरा नक्षत्र है उसके 4 भाग आएंगे। तीसरा नक्षत्र है उसका 1 भाग आएगा। अभी ये जो तीसरा नक्षत्र है उसके 3 भाग रिमेनिंग हुए, तो वो कहां जाएंगे? तो यहां पे आएंगे कि ये तीसरा, चौथा और 5वां नक्षत्र। यानी ये जो तीसरा नक्षत्र है उसके 3 भाग रिमेनिंग हुए, तो 3 आएंगे। फिर यहाँ पे पूरे 4 आएंगे। 4 और 3 7 और प्लस 2 बचे, तो यहाँ पे 2 आएंगे। उसी तरह ये पूरा चैप्टर क्लोज का, यानी ये पूरा भर जाएगा। और यहाँ पे ये जो नक्षत्र है, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे चौथी राशि आएगी और यहाँ पे 9वां नक्षत्र आएगा। यहाँ पे 9वां नक्षत्र आएगा, चौथी राशि आएगी। ये यहाँ पे दोनों संपूर्ण रीत से पूरे हो जाएंगे। यानी 9 नक्षत्र की अप टू डेट डिग्री पूरी हो जाएगी और चौथी राशि की भी अप टू डेट एंड तक डिग्री हो जाएगी। फिर यहां से वापिस नया प्रारंभ होगा, नई राशि 10वां नक्षत्र। यहां पे आपको कंटिन्यूएशन मिलता है। यहां पे 5, 6, 7, तो 7, 8, 9 ऐसे देखो, आपको एक एक नंबर 2 बार आ रहा है। यहाँ पे आपको 3 नंबर 2 बार आया, 5 नंबर 2 बार आया, 7 नंबर 2 बार आया। लेकिन यहाँ पे आपको आएगा सीधा 10 और नई राशि। यानी ये दोनों के बीच में जो योग बनता है उसे हम कहते हैं गंडमूल नक्षत्र योग कहते हैं। जो हम मूल नक्षत्र की शांति करवाते हैं उसे गंडमूल नक्षत्र योग कहते हैं। यहाँ पे वो गंडमूल बनता है। तो ऐसे हमारी कुंडली में 3 जगह पे गंडमूल बनते हैं, पर्टिकुलरली ये 1, 2 और ये 3। और ये 3 गंडमूल नक्षत्र योग में है। केतु के नक्षत्र होते हैं, 3 बुध के नक्षत्र होते हैं और 6 नक्षत्र हमारे गंडमूल नक्षत्र के योग में आते हैं। उस गंडमूल नक्षत्र का यानी ये जो 9वां नक्षत्र है उसका एंड और 10वां नक्षत्र का जो प्रारंभ, और दोनों के बीच में का कुछ सर्टन पोर्शन दिया है शास्त्रकारों ने, वो पोर्शन गंडमूल कहा जाता है। और उसके अंदर जन्मा हुआ बालक या तो बहुत ही दुखी होता है और दुखी नहीं हुआ तो बहुत ही सुखी होता है। यानी उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है? तो कि हमारी ये जो कुंडली है वो गत जन्म के कर्म के अनुसार हमारी ये कुंडली बनती है और गत जन्म के कर्म के अनुसार हमारी सभी महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा का यानी शेड्यूल बनता है। और ये महादशा के अनुसार हम ज्योतिष शास्त्र के अंदर व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु तक का फल कथन कर सकते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक का फल कथन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये एक गंडमूल नक्षत्र, ज्यादातर लोग मूल नक्षत्र की पूजा करवाते हैं, क्योंकि मूल नक्षत्र का क्या है कि मूल नक्षत्र अगर आप पूजा नहीं कराओ, अगर लड़की है मूल नक्षत्र की, यानी वो मूल नक्षत्र धनु राशि के अंदर आता है, अगर आप उसकी पूजा ना कराओ तो वो ससुराल में जाएगी तो अपने ससुर की मृत्यु का कारण बनेगी, ऐसा शास्त्र में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे गंडमूल नक्षत्र के बारे में, इसका एक अलग से मैं पूरा सेशन, तो यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो उस गंडमूल नक्षत्र के अंदर इसकी विधि करने के करीब से करीब 30 से 40 हजार रुपया लोग ले लेते हैं,
10,000 से ले से 30 से 40,000 एरिया वाइज है। अगर मैं मुंबई में हूं, वालकेश्वर में जाऊंगा तो वहां पे 40,000 रुपया ले लेंगे। अगर मैं माहिम धारावी में हूं तो वहां पे 10,000 रुपया ले लेंगे। तो इसी तरह इसके चार्ज लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत ही सरल विधि बताऊंगा कि ये गंडमूल नक्षत्र की बहुत ही सरल विधि क्या है, और उस विधि के अनुसार हमें ज्यादा रुपया भी नहीं खर्चना है, और इट इज नॉट एक्सपेंसिव, यानी मामूली खर्चे में हम उस विधि को कंप्लीट कर सकते हैं और हम उससे अपना पिंड छुड़ा सकते हैं ये नक्षत्रों के, यानी गंडमूल नक्षत्रों से। चलिए, अभी मैंने आपको यहां पे बताया कि ग्रहों में और क्या देखना चाहिए। तो कि ग्रहों में खास करके ग्रहों का मूल त्रिकोणी होना, स्वग्रही होना, स्वक्षेत्री होना, उच्च का होना, नीच का होना, अस्त का होना। तो अस्त के बारे में मैंने बताया, वक्री होना इसके बारे में बताया। अभी मैं यहाँ पे आपको उच्च और नीच के बारे में बता रहा हूं कि उच्च का और नीच का ग्रह कैसे फल देता है। देखो, उच्च के ग्रह है ना, किसी भी राशि में अगर वो ग्रह उच्च का प्रवेश किया, किसी भी राशि में वो उच्च के ग्रह ने प्रवेश किया, तो वो पूरी राशि में उच्च का गिना जाएगा। वो पूरी राशि में उच्च का गिना जाएगा। परंतु पर्टिकुलरली कुछ अंश यानी कुछ डिग्री पे वो परम उच्च का बनेगा। वो परम उच्च का बनेगा, यानी उधर उसकी फल देने की कैपेसिटी बहुत ही बढ़ जाएगी। यानी उधर उसकी फल देने की कैपेसिटी बहुत ही बढ़ जाएंगी। तो कैसे वो कैपेसिटी में यानी कैसे फल देते हैं, देखो ऊंच नीच का ग्रह। यहाँ पे मैंने एक सिंपल लाइन ड्रॉ की है, ये 0 डिग्री और ये 30 डिग्री। यहाँ पे हम सर्वप्रथम ले लेते हैं कि एक सूर्य ग्रह को लेते हैं। ये सूर्य ग्रह, यहाँ पे ये जो पोर्शन है वो उच्च का है और ये पोर्शन है वो नीच का है। अभी मैंने सूर्य कितनी डिग्री पे परम उच्च का और परम नीच का फल देता है, तो यहाँ पे मैं 10-10 के पार्ट गिरा रहा हूं। 10 डिग्री, 20 डिग्री और ये 30 डिग्री। यानी एक ग्रह 30 डिग्री का होता है, एक राशि 30 डिग्री की होती है, 30 डिग्री की एक राशि होती है। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो सूर्य है, सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पे ऊंच का बनता है। मेष राशि में 10 डिग्री पे वो ऊंच का बनता है। तो वो कैसे फल देगा, यानी 10 डिग्री पे वो परम उच्च का बनता है, यानी अपना सबसे टॉप लेवल का स्थान प्राप्त कर लेता है। अभी किसी भी राशि के अंदर उस ग्रह ने प्रवेश किया, सूर्य ग्रह ने प्रवेश किया, तो कैसे देगा, यहां से वो ऊपर जाएगा, यहां पे वो 10 डिग्री पे परम उच्च कैसे फल देगा। तो यहां पे आप समझो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हो कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यहां पे वो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, यहां पे सर्वोत्तम यानी 100 रुपया देके जाएगा आपको, सीधा 100 रुपया दे देगा एक झटके से। फिर वो जो प्रॉफिट का लेवल, जो रेशियो है, वो किस तरह कम होगा, तो वो वापिस यहां से 30 डिग्री तक वो धीरे धीरे स्लोप में जाएगा। यानी यहां पे 100 रुपया दे दिया, फिर 99, 95, 80, 80 समझो ना 70, ऐसे करके यहाँ पे वापिस हम 1 रुपीज पे आएंगे। यानी उसने देखो 1, 2, 3, 4 करके यहाँ पे 100 रुपया आपको दिया, फिर यहाँ से 100 से फिर वो वापिस नीचू गया, तो यहाँ पे नीचू जाते वक्त उसने आपको वापिस 1 रुपये तक उसने प्रॉफिट दिया। अभी आप कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। लेकिन जब ये नीच का बनता है तो किस तरह फल देता है, तो यहाँ पे वो 10 डिग्री पे वो नीच का बनता है, तो यहां से वो आपको 1-1 रुपए का नुकसान करवाएगा। तो यहां पे आके आपको सीधा 100 रुपए का नुकसान करवा दिया। फिर वही रेशियो पे जाएगा 99, 95, 96, ऐसे 80, 1 रुपये तक आपको नुकसान करवाएगा। यानी वो 10 डिग्री पे आया तभी परम उच्च, 10 डिग्री पे आया तभी परम नीच, यानी उस समय पे उसने आपको काफी नुकसान करवाया और उस समय पे आपको उसने काफी प्रॉफिट करवाया। तो ये होता है ऊंच नीच का फल, ये ग्रहों के ऊंच नीच का फल होता है।
फिर ग्रहों को और किस कैटेगरी में देखा जाता है, तो कि ग्रहों को और मूल त्रिकोणी कैटेगरी में देखा जाता है। मूल त्रिकोणी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ग्रह, देखो मुख्य 7 ग्रह है, 7 प्लैनेट्स है, और 7 प्लैनेट्स में से 5 प्लैनेट को यानी 5 ग्रहों को 2-2 राशि का आधिपत्य दिया गया है। यानी हमारी 10 राशि का आधिपत्य उनके पास चला गया, एक ही प्लैनेट के पास, एक प्लैनेट के पास 2, यानी 5 प्लैनेट के पास 10 राशि आ गई। अभी 2 राशियां बची, सिंह राशि और कर्क राशि, उसमें सूर्य और चंद्र आ गए। तो ये जो 2-2 ग्रहों को जो दिया हुआ है उसको हम लेते हैं, ऐसे सूर्य और चंद्र भी किसी भी राशि में मूल त्रिकोणी बनते हैं। परंतु यहाँ पे मैं जो ग्रह को 2 राशि दी गई है वो कौन सी राशि में मूल त्रिकोणी बनता है, मुझे वो देखना है। तो यहाँ पे एक देखिए कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि गुरु मूल त्रिकोणी राशि कौन सी गुरु की, तो कि मूल त्रिकोणी राशि है उसकी धनु। कितनी डिग्री से कितनी डिग्री, देखो यहाँ पे भी है ना, स्टेट वाइज यानी जोन वाइज यहाँ पे भी मतांतर है। किसी लोग 0 से लेके 10 डिग्री तक उसको मूल त्रिकोणी कहते हैं, कोई लोग 0 से लेके 20 डिग्री तक मूल त्रिकोणी कहते हैं। तो हम जहां पे देश काल में जिस देश में है उस देश काल की परिस्थिति के अनुसार हमें वो कैलकुलेशन लेना चाहिए, उस देश काल की परिस्थिति के अनुसार हमें कैलकुलेशन लेना चाहिए। हम महाराष्ट्र में है, यहाँ पे नॉर्थ में है, तो हम 0 से लेके 10 डिग्री तक जाते हैं। तो 0 से लेके 10 डिग्री धनु राशि के अंदर वो मूल त्रिकोणी बनता है। अभी मूल त्रिकोणी किस तरह डिसाइड किया जाता है, तो वो जो ग्रह का उद्भव स्थान, हम कहते हैं कि ग्रह कौन सी राशि में पैदा हुआ, तो ग्रह धनु राशि में पैदा हुआ, ये गुरु ग्रह, उसके लिए वो उसकी मूल त्रिकोणी राशि हुई, ग्रहों उस ग्रह की उद्भव राशि हुई हो। तो उसकी स्वग्रही राशि कौन सी, तो कि स्वग्रही राशि गुरु की स्वग्रही राशि है धनु और मीन राशि, ये उनकी स्वग्रही राशि है। लेकिन मूल त्रिकोणी राशि कौन सी, तो कि मूल त्रिकोणी राशि उसकी धनु है। स्वक्षेत्री राशि कौन सी, तो कि स्वक्षेत्री राशि भी धनु है। तो कैसे, तो कि 0 से लेके 10 डिग्री में मूल त्रिकोणी हुआ और 10 ले लेके 30 डिग्री तक वो राशि के अंदर वो स्वक्षेत्री हुआ और पूरी राशि के अंदर वो स्वग्रही हुआ। तो ये स्वग्रही, स्वक्षेत्री और मूल त्रिकोणी का मतलब क्या हुआ तो स्वग्रही, स्वक्षेत्री और मूल त्रिकोणी का मतलब क्या हुआ, समझो मेरे ऑफिस है, बहुत बड़ी ऑफिस है, उसमें मेरे 8 चेंबर है, 8 चेंबर यानी मेरे व्यक्ति, मेरे स्टाफ बैठते हैं उसके अंदर। तो ये पूरी जो ऑफिस है 8 चेंबर वाली, वो मेरी है, यानी स्वग्रही, यानी मेरी ऑफिस है। लेकिन क्या सब चेंबर में जाके मैं चिल्ला सकता हूं किसी के ऊपर? नहीं चिल्ला सकता हूं। किसी को फायर करना है तो उस चेंबर में समझो 4 आदमी बैठते हैं, तो मैं वो एक आदमी को फायर करूंगा तो 3 के ऊपर कैसा इंप्रेशन करेगा, तो वहां पे मैं नहीं चिल्ला सकता हूं ज्यादा। तो ये पूरी ऑफिस मेरी स्वग्रही ऑफिस हुई। तो धनु और मीन राशि की ये पूरी ऑफिस हुई, यानी स्वग्रही हुई। लेकिन इसमें धनु राशि की मूल त्रिकोणी यानी ये गुरु की मूल त्रिकोणी राशि कौन सी, तो कि धनु। तो यहाँ पे धनु कहां आया, तो कि मेरी केबिन जो मेरी केबिन में जहां मैं बैठता हूं वो मेरी स्वक्षेत्री जगह हुई, यानी उस जगह के अंदर मैं किसी के भी साथ कैसा भी बर्ताव कर सकता हूं। वो स्वक्षेत्री जगह, पूरी ऑफिस मेरी स्वग्रही, वो मेरी स्वक्षेत्री जगह। तो मेरी मूल त्रिकोणी जगह कौन सी, तो कि मेरी मूल त्रिकोणी जगह, चेतन भाई, तो मेरी मूल त्रिकोणी जगह कौन सी, तो कि मेरी मूल त्रिकोणी जगह मेरी चेयर, जिस चेयर पे बैठकर मैं ऑर्डर कर सकता हूं, जिस चेयर पे बैठ के सबको महसूस करा सकता हूं कि आई एम द बॉस ऑफ दिस ऑफिस, आई एम द बॉस ऑफ दिस ऑफिस, मैं सबको यह महसूस करा सकता हूं। यानी आप मेरी बात समझ गए, मूल त्रिकोणी यानी मेरी मेन चेयर, स्वक्षेत्री यानी मेरी कैबिन, स्वग्रही यानी मेरी पूरी ऑफिस। अभी ये उच्च के ग्रह का परसेंटेज कितना है फल देने का हमारी कुंडली के अंदर, उसकी ताकत कितनी है फल देने की, तो कि उच्च का ग्रह हमेशा 100% फल देता है, उच्च का ग्रह हमेशा 100% फल देता है। फिर मूल त्रिकोणी ग्रह कितना फल देता है,
क्यों? मूल त्रिकोणीय ओनली 75% देता है। क्यों 75% देता है? तो कि वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आप देखिए ना, स्वग्रही, स्वक्षेत्री और मूल त्रिकोणीय, उसके लिए वो 75% फल देता है। स्वग्रही तो के 50% फल, स्वक्षेत्री तो के 50% देता है, और स्वग्रही हम आए तो हम उसको 25% की कैटेगरी में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रहों की फल देने की कैपेसिटी है वो इस तरह हम लोग डिसाइड करते हैं, मूल त्रिकोणी, स्वग्रही, स्वक्षेत्री। फिर अस्त के बारे में मैंने आपको समझा दिया। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई ग्रह वक्री है, तो वक्री ग्रह किसको कहते हैं? तो कि वक्री ग्रह का मतलब यह नहीं कि वो उल्टा चल रहा है। वक्री ग्रह का मतलब कि कोई फास्ट मूविंग प्लेनेट है, उसके साथ अगर हम एक फास्ट ट्रेन चल रही है, उसके साथ साथ एक स्लो ट्रेन चल रही है, या तो हम फास्ट ट्रेन में जा रहे हैं तो हमको दूर के जो ऑब्जेक्ट है, हमको ऐसे लगता है कि वो ऑब्जेक्ट पीछे जा रहे हैं। यानी ओ ग्रह की स्पीड कम है, और ओ ग्रह की स्पीड कम होने के कारण ऐसा लग रहा है कि ओ ग्रह धीरे 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 पीछे जा रहा है। ओ ग्रह धीरे धीरे पीछे जा रहा है। तो ये जो है उसको हम कहते हैं कि ओ वक्री ग्रह है। वो हम कहते हैं कि ओ वक्री ग्रह है। तो ये वक्री ग्रह का फल कितना है? तो कि वक्री ग्रह कैसे फल देगा? अभी मैं एग्जांपल दे देता हूं। अभी गुरु वक्री है, बराबर है, यानी उसकी जो सोचने की जो थिंकिंग है वो कम है, वक्री है उसके लिए। तो ये कैसा देगा फल? तो कि वो ऐसा फल देगा कि जो भी जगह पे, यानी जो जगह पे जो चीज उसको बोलनी चाहिए, वो बंदा उस जगह पे उस चीज को बोल नहीं पाएगा, उस चीज को वो बोल नहीं पाएगा। तो इसे हम कहते हैं वक्री ग्रह। और वक्री ग्रह ऐसा नहीं है कि हमेशा अशुभ फल देते हैं, उसकी भी एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि वो कितने समय तक वक्री रहता है, और वो जन्म, यानी हम वहां पे कैलकुलेशन करते हैं कि हमारी जन्म राशि में जब कोई ग्रह वक्री होता है, वो वक्री ग्रह हमारी जन्म राशि के अंदर कितने समय तक वक्री रहा और फिर मार्गी हुआ, यानी सीधी लाइन पे चलने लगा। पर्टिकुलर हम उसका कैलकुलेशन निकाल के हम लोग उसको ईयर में कन्वर्ट करके, हमको उतने ईयर तक ये वक्री ग्रह फल नहीं देता है, हम लोग उसका कैलकुलेशन इस तरह करके उसका निकालते हैं कि ये इतने समय तक हमें फल नहीं देगा। फिर यहां पे हम और आते हैं कि भाई हमें कुंडली के अंदर फल किस चीज से कितना मिलता है। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि स्थान, 12 स्थान में ये जो पहला स्थान मैंने यहां पे दिखाया था, यहां पे जो मैंने आपको स्थान दिखाया, ये लग्न स्थान है। और जातक की हमने राशि देखी थी कि यहां पे हमने देखा था कि यहां पे 7वीं राशि आई है, ये उसकी चंद्र राशि है। यहां पे पहली राशि यानी ये लग्न राशि। फिर शास्त्रकारों ने हमें इस स्थानों के अनुसार इस स्थानों को किसी न किसी ग्रह का कारक तत्व दिया गया है। अभी धन का कारक कौन? तो कि धन का कारक गुरु। संतान का कारक कौन? तो कि संतान का कारक भी गुरु। मित्र का कारक कौन? तो कि मित्र का कारक गुरु। फिर पत्नी के लिए पति का कारक कौन? तो कि पत्नी के लिए पति का कारक गुरु। व्यापार वाणिज्य का कारक कौन? तो कि गुरु। तो कि ये गुरु जो है वो उनको बहुत सारे स्थानों का कारक तत्व दिया गया है। फिर उसके बाद उतरते क्रम में शनि को दिया हुआ है। फिर स्टेप बाय स्टेप ऐसे उतरते क्रम में दूसरे ग्रहों को भी दिया है। तो यहाँ पे गुरु कौन से स्थान का कारक बनता है? तो कि गुरु दूसरे स्थान का कारक बनता है। गुरु गुरु 5वें स्थान का बनता है, 7वें स्थान का बनता है, यहाँ पे 9वें स्थान का बनता है, ये स्थान का बनता है, ये स्थान का बनता है। यानी इतने सारे स्थान का गुरु को कारक तत्व दिया गया है। तो ये स्थानों के कारक तत्व का मतलब है ये स्थानों के प्राकृतिक गुण। अभी ये स्थान क्यों दिया गया है? तो कि हमारा परिवार
अभी परिवार के अंदर समझो कोई मंगल प्रधान व्यक्ति हो, यानी झोम झुस्से वाला गुस्से वाला व्यक्ति हो, तो वो परिवार लंबे समय तक टिक सकता है? नहीं टिक सकता है। तो कौन सा ग्रह ऐसा है जिसका परिवार लंबे समय तक टिक सकता है? तो कि गुरु एक ही ग्रह ऐसा है जो परिवार को लंबे समय तक टिका के रख सकता है। उसी तरह संतान का कारक भी गुरु, पति का कारक गुरु, पिता का कारक गुरु, व्यापार वाणिज्य का कारक गुरु, मित्र का कारक गुरु। तो ये गुरु को इतने स्थानों का कारक तत्व दिया है क्योंकि वो स्थान उससे रिलेटेड है, वो स्थान उससे रिलेटेड है। अभी मृत्यु का कारक कौन? तो कि मृत्यु का कारक शनि। तो शनि को कौन से स्थान का कारक दिया गया है? शनि और किस चीज का कारक है? तो कि शनि हमारे कर्म का कारक है। शनि हमारे कर्म का कारक है। और कौन सी चीज का कारक है? तो कि रोग ऋण शत्रुओं का उद्भव होने का कारक ग्रह है। तो हम रोग ऋण शत्रु यहां से देखते हैं तो शनि को यह स्थान का कारक तत्व दिया गया है, ये मृत्यु का कारक तत्व दिया गया है, ये कर्म स्थान है, कर्म स्थान का कारक तत्व दिया गया है, फिर 12वें स्थान का कारक तत्व दिया गया है। तो शनि को भी इस स्थानों का उनकी यानी ये जो स्थान है उस स्थान के प्राकृतिक गुण और गुरु जो ग्रह है उसके प्राकृतिक गुण दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, इसीलिए उस स्थान के कारक तत्व उसको दिए गए हैं। इसलिए उस स्थान के कारक तत्व उसको दिए गए हैं। तो अभी एक कुंडली के अंदर मुझे फल कहां से मिल रहा है? तो यहां पे एक ध्यान रखिए, जो ये पहला स्थान है यहां से मुझे 40% फल मिलता है, यानी जातक के बारे में 40% जानकारी में ये एक ही स्थान से प्राप्त कर सकता हूं। मैंने 12 लग्न लिखे हैं। देखो 12 लग्न की किताबें तो बहुत मिलती है मार्केट में, लेकिन मैंने जिस तरह एक्सप्लेनेशन के साथ ये 12 लग्न को लिखा हुआ है, एक एक स्थान को मैंने परसेंटेज दिया हुआ है, एक एक लग्न में एक एक स्थान को परसेंटेज दिया हुआ है। यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजर होगा तो उनको मालूम होगा कि भाई कौन से स्थान से मुझे कितना परसेंटेज फल मिलता है, वो जनरली कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक एक स्थान, कौन से लग्न के अंदर कौन से स्थान को कितना परसेंटेज फल मिलता है, यहाँ पे मैंने वो डिसाइड किया है कि ये स्थान से मुझे इतना परसेंटेज फल मिलेगा, उससे ज्यादा मुझे इसकी उम्मीद नहीं करनी, इससे ज्यादा मुझे उसकी उम्मीद नहीं करनी है। यहाँ पे 40% फल पहला स्थान देता है, यानी लग्न स्थान देता है। उसके बाद 40% और फल ये हमारी जो चंद्र राशि है वो देती है। 40% फल हमारी चंद्र राशि देती है। फिर उसके बाद 20% बचा, तो 20% फल हमारी कुंडली के अंदर ये स्थानों के प्राकृतिक गुण के अनुसार और ग्रहों के प्राकृतिक गुण के अनुसार जिस स्थान का जिस ग्रह को कारक तत्व दिया गया है वो हमें 20%, यानी कारक ग्रह हमें 20% फल देता है। यानी हमारी कुंडली में हो गया 100% फल, हमारी कुंडली में हो गया ये 100% फल हो गया हमारी कुंडली के अंदर। तो मुझे कुंडली के अंदर मुझे इस तरह मुझे फल मिलता है। ठीक है, चलो फिर मैं आगे चलता हूं। मैंने अभी जैसे आपको मूल त्रिकोणीय राशि बताई, फिर मैं यहां पे और एक बात बता देता हूं कि मुझे कुंडली के अंदर ये ग्रहों की दृष्टियों का भी बहुत ही महत्व है। क्यों? क्योंकि सभी ग्रहों को दृष्टि दी गई है। सभी ग्रहों को जहां पे वो स्थित है, यानी कोई ग्रह समझो यहां पे बैठा है, ये मैंने गुरु का सिंबल ड्रॉ किया, तो यहां से बराबर 7वें स्थान में, यानी 1 2 3 4 5 6 स्थान, ये स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि गिरेगी। लेकिन गुरु को और 2 दृष्टि दी गई है, तो 5 और 9 दृष्टि दी गई है। उसी तरह मंगल को दिन दी गई है 3 7 8। उसी तरह शनि को दी गई है 3 7, मंगल को दी है 4 7 8 और शनि को दी है 3 7 10। और उसी तरह राहु को दी गई है 5 7 9 और राहु को एक विशेष दृष्टि दी गई है 12वीं दृष्टि।
12th दृष्टि, 12वीं दृष्टि, यानी वो जो स्थान में है वहां से 12वीं दृष्टि से उस स्थान को भी वो देखता है। यानी राहु के पास मैक्सिमम 4 दृष्टि है। अभी दृष्टियों के प्रकार भी है, 25%, 50%, 75%, 100%। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये स्थान पे ये ग्रह तो दृष्टि करता नहीं है, फिर भी मुझे क्यों फल मिल रहा है? ज्यादा मात्रा में नहीं मिल रहा है, कम मात्रा में मिल रहा है, उसकी मिलने की वजह क्या है? तो आज तक ज्योतिष शास्त्र के अंदर मैंने देखा है कोई 25%, 50%, 75% दृष्टि को कंसिडर करता ही नहीं है। दृष्टि कितने प्रकार की है? तो एकता दृष्टि, यानी कोई ग्रह यहां बैठा है और सिर्फ यहां एक गुरु की 5वीं दृष्टि है, यानी 1 2 3 4 5 गुरु यहां पे दृष्टि करता है, परंतु यहां बैठा ग्रह इसको दृष्टि नहीं करता है। यहां बैठा ग्रह इसको दृष्टि नहीं करता है, यानी इसको एकता दृष्टि कहते हैं। फिर परस्पर दृष्टि, प्रतियुति, यानी एक दूसरे के सामने बैठे हैं तो एक दूसरे पे दृष्टि करते हैं, एक दूसरे पे दृष्टि करते हैं, पारस्परिक दृष्टि करते कहते हैं उसको, समसप्तक दृष्टि कहते हैं। फिर और कौन सी दृष्टि है? तो कि अन्यन दृष्टि, यानी गुरु, ये गुरु जो है यहां पे समझो अभी देखते हैं, तो ये गुरु का सिंबल है। अभी गुरु की है 5 7 9 दृष्टि है, तो गुरु यहां पे बैठ के 1 2 3 4 और 5, समझो यहां पे मंगल ग्रह है, ये गुरु है, ये मंगल है। अभी गुरु किस पे दृष्टि कर रहा है? तो कि 1 2 3 4 5, यानी गुरु की दृष्टि ये मंगल पे गिर रही है। अभी मंगल की कौन सी दृष्टि है? तो कि 4 7 और 8, तो यहां से बैठ के मंगल चौथी दृष्टि से, यानी 1 2 3 4, अभी यहां कहते हैं कि हम यहां पे शुक्र बैठा है, तो मंगल यहां पे दृष्टि कर रहा है, परंतु ये गुरु और मंगल, ये गुरु अपनी दृष्टि का फल मंगल को दे रहा है, और ये गुरु की दृष्टि गुरु अपनी दृष्टि का फल मंगल को दे रहा है, और मंगल गुरु की दृष्टि का फल लेके उसकी खुद की और गुरु की दृष्टि का फल मिला के ये शुक्र को दे रहा है, ये शुक्र को दे रहा है। इसको हम कहते हैं अन्यन दृष्टि, अन्यन ग्रहों की दृष्टि का फल, अन्यन ग्रहों की दृष्टि का फल हम इसको कहते हैं। तो ये दृष्टि भी है। फिर और एक है कि समझो यहां पे ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल और गुरु यहां पे दोनों बैठे हुए हैं, परंतु ये गुरु की यहां पे तो दृष्टि गिर नहीं रही है, खाली मंगल की दृष्टि यहां पे गिर रही है, यानी 1 2 3 4 यहां पे मंगल की दृष्टि गिर रही है। तो यहां पे ये मंगल और गुरु ये दोनों कंबाइंड में यहां पे देखते हैं, भले गुरु की दृष्टि यहां नहीं है, परंतु ये दोनों ग्रह मिलके इसको फल देंगे, दोनों ग्रह मिलके इसको फल देंगे, यानी दोनों साथ में मिलके सामने वाले के साथ लड़ेंगे, यानी सामने वाले को अच्छा फल देंगे या तो बुरा फल देंगे। तो ये एक दृष्टि भी है, अन्य दृष्टि। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये स्थानों को और भी स्थानों में डिवाइड किया गया है, यानी हम क्या है कि केंद्र स्थान, तो केंद्र स्थान कौन सा है? तो कि 1 4 7 और ये 10, ये केंद्र स्थान है। तो ये केंद्र स्थान है, तो ये केंद्र स्थान के अंदर बैठे हुए ग्रह हमें कैसा फल देते हैं? तो कि केंद्र स्थान के अंदर बैठे हुए ग्रह हमें सेकंड नंबर पे उतरते हुए फल देते हैं, यानी फर्स्ट नंबर कौन सा है? तो कि फर्स्ट नंबर है ये 5 और 9, ये त्रिकोण स्थान है, ये त्रिकोण स्थान में बैठे हुए ग्रह या तो ये त्रिकोण स्थान के स्वामी हमें अच्छा फल देते हैं, फिर उसके बाद उतरता फल ये केंद्र स्थान के स्वामी देते हैं। लेकिन ये केंद्र स्थान के जो स्वामी है वो हमें कब फल देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है।
पूरे जीवन में देते हैं? नहीं, ये हमें सिर्फ हमारी बाल्य अवस्था में ये हमें फल देते हैं। ये हमारी बाल्य अवस्था में हमें फल देते हैं केंद्र स्थान के। तो ऐसे में सभी स्थानों के बारे में मैं बताऊंगा। फिर पणफर स्थान अगर हम लोग ले लेवे तो 2, 5, 8, 11 ये पणफर स्थान है। ये पणफर स्थान है। तो ये पणफर स्थान के अंदर मैक्सिमम ग्रह अगर आपके ये राशि में बैठे हुए हैं, तो आप किसके लिए जन्म लिए हैं? आपने आपके गत जन्म के जो कार्य किए हैं या तो गत जन्म की जो लेन देन है उसको पूर्ण करने के लिए आपने जन्म लिया हुआ है। आपने जन्म लिया हुआ है। तो ऐसे हमारे ये कुंडली के अंदर बहुत सारे स्थान हैं जो विभिन्न विभिन्न नाम से जाने जाते हैं। अपोकिलम स्थान है, उपचय स्थान है, खड्डे के स्थान है। अभी खड्डे के स्थान में बैठा हुआ ग्रह हमें अच्छा फल नहीं देता है। खड्डे के स्थान में बैठा हुआ ग्रह हमें अच्छा फल नहीं देता है। फिर मारक स्थान है, बाधक स्थान है और घातक स्थान है। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु मुझे देखनी है तो मुझे मार्केश, बातकेश, घातकेश, शनि और अष्टम स्थान के स्वामी को देखना पड़ता है। अगर मुझे उससे बराबर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मुझे 3, 6, 11 ये स्थानों को देखना पड़ता है मृत्यु के लिए। देखो, मृत्यु के कारण कुछ भी हो, लेकिन ये स्थानों की महादशा, अंतर्दशा, प्रति अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा में से कोई भी 2 दशा चलती हो तो व्यक्ति के मृत्यु के योग प्रबल बनते हैं। तो हमारी कुंडली के अंदर ये सभी स्थान विभिन्न विभिन्न उसके अंदर डिवाइड है। जैसे कि अपोकिलम स्थान है, त्रिकोण स्थान है, पणफर स्थान है, फिर केंद्र स्थान है, फिर उपचय स्थान है, अनुपचय स्थान है, खड्डे के स्थान है, त्रिसड़ायक स्थान है यानी त्रिक स्थान है। तो ऐसे स्थानों में ये सब डिवाइड हुए हैं। अभी हम आते हैं कारक। हमारे शास्त्रकारों ने ये स्थानों के हिसाब से हमें पर्टिकुलरली कुछ ग्रह दे दिए कि ये आपके नित्य कारक ग्रह है, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। यानी ये सभी स्थानों के कोई ना कोई कारक ग्रह है, वो कभी भी चेंज नहीं होते, एज इट इज ही रहते हैं। परंतु आपकी जब कुंडली बनती है, इस कुंडली के अंदर ये स्थान बदलते हैं, वो ग्रह स्थान बदलते हैं। हमें कुंडली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी कुंडली को देना चाहिए? तो क्या हम जब निर्यन ज्योतिष पढ़ते हैं तो निर्यन ज्योतिष में हम लग्न कुंडली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। साउथ में नवमांस कुंडली को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। यानी सायन और केपी में तो जो कुंडली बनती है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। परंतु यहाँ पे मैं एक आपको कहूंगा कि अगर आप प्रेडिक्शन करते हो तो लग्न कुंडली के साथ साथ चलित कुंडली को भी जरा इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि लग्न कुंडली के अंदर आपको कुछ ग्रह बराबर पर्टिकुलर स्थान पे दिखेंगे, परंतु चलित कुंडली के अंदर शायद उसने अपना स्थान बदल लिया हो, एक स्थान आगे या तो एक स्थान पीछे, डिग्रिकली माइनर डिग्री के चेंज के हिसाब से वो स्थान बदला जाता है, यानी वो एक्यूरेट मिल जाता है। साथ में हम नवमांस कुंडली को देखें कि लग्न कुंडली के अंदर कोई ग्रह उच्च का बन रहा है। समझो हम एज्यूम करते हैं कि सूर्य उच्च का बन रहा है नवमांस कुंडली के अंदर मेष राशि में, लेकिन लग्न कुंडली में सूर्य उच्च का बन रहा है। लग्न कुंडली समझो सूर्य मेष राशि के अंदर बैठा है, उच्च का बन रहा है, परंतु वही सूर्य नवमांस कुंडली के अंदर वो नीच का बन रहा है, तो मेरा 50% फल कम हो जाता है। और निर्यन ज्योतिष को क्यों फॉलो करना है? यहाँ पे देखो, मैं कोई दूसरे सब्जेक्ट के खिलाफ नहीं हूं, कोई दूसरे प्रेडिक्शन के खिलाफ नहीं हूं। मुझे केपी भी अच्छा लगता है, केपी से भी बहुत अच्छा प्रेडिक्शन मिलता है, साइन पद्धति से भी बहुत अच्छा प्रेडिक्शन मिलता है, जेमिनी से भी मिलता है, सब सब्जेक्ट से अच्छा प्रेडिक्शन मिलता है। ये मैं तो देखो ट्राई करता हूं, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मेरे पास कुंडली आती है तो मैं निर्यन पद्धति से उसका फल कथन करता हूं। फिर मैं उसका प्रेडिक्शन कंपैरिजन करता हूं कि मैंने जो प्रेडिक्ट किया है वो सही है कि गलत है। तो फिर मैं उसको लेता हूं, अष्टक वर्ग को मैं प्रीफर करता हूं। फिर अष्टक वर्ग से उसका कैलकुलेशन करता हूं कि भाई ये सही है कि गलत है। फिर तीसरा मैं लेता हूं, केपी पद्धति से लेता हूं। केपी पद्धति के अंदर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, जो कि लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, इसके हिसाब से मैं फल कथन करता हूं। इस हिसाब से मैं फल कथन करता हूं। तो निर्यन
को क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है कि पर्टिकुलरली निर्यन कोई भी कुंडली के अंदर ये बार खाने हैं, यानी ये बार स्थान है, ये 12 स्थान किसी न किसी चीजों से जुड़े हुए हैं, ये 12 स्थान किसी न किसी चीजों से जुड़े हुए हैं, और ये एक एक स्थान की एक एक अलग कुंडली बन रही है। अभी देखो, मुझे देखना है कि मुझे किसी का विवाह देखना है, तो विवाह देखने के लिए ये निर्यन कुंडली के अंदर कैसी व्यवस्था है, तो मुझे लग्न कुंडली तो देखनी है। लग्न कुंडली से मुझे पता चलेगा कि विवाह होगा कि नहीं होगा, ये सब पता चल जाएगा। लेकिन वो पर्टिकुलरली जब विवाह होगा तो उसका पति या तो पत्नी कैसी रहेगी, उसके बारे में मुझे थोड़ा डीप जाना है, तो मैं नवमांश कुंडली को देखूंगा। फिर मैं संतान के लिए सप्तमांश कुंडली को देखूंगा। तो ऐसे अलग अलग कुंडली निर्यन शास्त्र के अंदर दी गई है। ऐसे तो लोग 16 वर्गीय कुंडली का जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 20 वर्गीय कुंडली का मैं जिक्र करता हूँ, और मैं 20 वर्गीय कुंडली तक मैं पढ़ाता हूँ। जो मेरे पास प्राइवेटली ट्यूशन लेते हैं बंबई के अंदर, ऐसे मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इस फील्ड के अंदर। मैं आपको बता दूं, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ना मेरा ये प्रोफेशन है। मेरा और मेरे मित्र चेतन भाई गज्जर, हम लोग 18 साल से एक ही क्लास के अंदर हॉनररी सेवा देते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर देते थे। लेकिन हमने ये सितंबर 14 से अपना खुद का एक ये चालू किया है, क्योंकि वो आईटी सेक्टर से है और मेरा खुद का टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है। ये मेरी हॉबी है, और ये हॉबी को मैं अभी आगे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी एक्चुअल में रिटायर हूँ। टूरिस्ट का बिजनेस भी मैंने, मेरे बेटे ने कम करवा दिया है, क्योंकि ड्राइवर के कांटेक्ट में आने से कोरोना होने के चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाते थे। तो मेरे बेटे ने ये सब बंद करवा दिया है, कम करवा दिया है। उसके लिए मैंने मेरे शौक को आप लोगों के सामने मैंने रखा हुआ है। और ये मेरा शौक मैं बहुत ही मिनिमम कॉस्ट लेके आपको मैं दे रहा हूँ। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट, मेरी कॉस्ट के अंदर आपको ये कहीं भी नहीं मिलेंगे। और अभी भी एक जो अरुण शर्मा जी करके एक थे, जिन्होंने मेरा आगे का लेक्चर अटेंड किया, उन्होंने मेरे से अभी आधे घंटे तक बात की। उन्होंने दिल्ली भारतीय विद्या भवन से उन्होंने अपने कोर्स कंप्लीट किए हैं, 5 साल के उन्होंने वहाँ पे किए हुए। फिर उन्होंने 20 साल तक इस फील्ड में स्टडी की है। उन्होंने भी मेरे को बोला कि भाई इतने कम रेट में आप दे रहे हो और ये इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, तो मुझे खुशी की बात है कि लोग इतनी अच्छी चीज यानी ओपनली देते नहीं है। सब एस्ट्रोलॉजर अपनी कुछ सीक्रेसी अपने पास रखते हैं, और उन्होंने एक चीज मैंने अभी बताई थी, वो चीज से वो इतने प्रभावित हो गए कि भाई ये चीज कोई किसी को देता नहीं है। आपने तो आज पहले ही क्लास में डेमो में ही आपने सबको वो चीज दे दी। मैं अभी आपको भी वो चीज दिखा रहा हूँ, अभी आपको भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मेरा मकसद है आप लोगों को कुछ देना, बस आप लोगों को कुछ देना। अभी मैं आपको बता दूं, मैं टूर्स एंड ट्रैवल्स बिजनेस से जुड़ा हुआ हूं। मेरे जो कलीग है चेतन भाई गज्जर, मेरे और भी 6-7 आदमी लोग स्टाफ है, लेकिन जो मेरे क्षेत्र जो है वो सब टेक्नीशियन पर्सन है। और मैं और चेतन भाई आईटी फील्ड से है, 35 साल से वो आईटी फील्ड में रहे हैं। और हमारी जो संस्था थी उसमें हम लोग निस्वार्थ भाव से हम लोग पढ़ाते थे, हम लोग होनररी सेवा देते थे। और अभी मेरा खुद का और मैं ये पढ़ाता भी हूँ, और ये मेरे शौक को पूर्ण कर रहा हूँ। और अभी लास्ट 30 ईयर से मैं इस फील्ड में हूँ, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में, लेकिन मैंने कोई प्रोफेशनली कुछ काम नहीं किया अभी तक ज्यादा। और मैं सब सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, सर्वतभद्र चक्र है, फिर अष्टक वर्ग है, जेमिनी है, ऐसे सब सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। निर्यन भी है, केपी है भी है, ऐसे सब सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। और वास्तु में भी मेरी मास्टरी है। चलिए अभी मैं आगे बात करता हूँ। हमारी कुंडली के अंदर कारक जो मैंने बता दिया, फिर ऐसे मारक स्थान है, यानी दूसरा और 7वां स्थान मारक स्थान है। फिर बाधक स्थान है। बाधक स्थान किसके ऊपर डिपेंड है, तो कि चर स्थिर दी स्वभा राशि के ऊपर डिपेंड है। हमारी कुंडली के अंदर जो मारक स्थान, बाधक स्थान और घातक स्थान, ये 3 स्थान जो है, यानी ये जो 3 मैंने जो वर्ष बोले हैं, ये 3 वर्ष के अनुसार जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें ये इसके जो स्वामी है वो हमें फल देते हैं। ये जो मारक के स्वामी जो है अच्छा बुरा फल, फिर बाधक के जो स्वामी है अच्छा बुरा फल, घातक के जो स्वामी है अच्छा बुरा फल, योग कारक ग्रह के जो स्वामी है वो अच्छा ही फल देते हैं, फिर तारक और सारक ग्रह वो भी अच्छा ही फल देते हैं।
तो सबसे ज्यादा मारक तो हमें जीवन के अंदर छोटी मोटी चिंताएं आती है, छोटी मोटी बीमारियां आती है, तो ये कौन देता है? तो क्या हमारी कुंडली के अंदर ये दूसरा स्थान और ये सातवां स्थान, ये दूसरे स्थान में और सातवें स्थान में जो राशि पड़ी है, उसके स्वामी हमें ये तकलीफ देते हैं। उसका निवारण क्या है? तो इसका निवारण भी मैं मेरे आगे लेक्चर जो आएंगे उसमें मैं बताऊंगा आपको कि ये मारक, बाधक और घातक स्थान के निवारण क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर हमारी कुंडली के अंदर वैसे ऐसे बहुत सारे योग बनते हैं, जैसे शुभ कर्तरी योग बनते हैं, पाप कर्तरी योग बनते हैं, परिवर्तन योग बनते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हमारी जो एक्स मीन्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेडी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनकी कुंडली के अंदर ऐसे कोई भी योग नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, ऐसे कोई भी योग नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। परंतु वो प्राइम मिनिस्टर क्यों बने? क्योंकि उन्हीं की कुंडली के अंदर परिवर्तन योग ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। उनकी कुंडली के अंदर परिवर्तन योग बन रहे थे, उसने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि ये शुभ कर्तरी। फिर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से बहुत ही अमीर है, लेकिन आगे धीरे 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 चलते वो बहुत ही गरीब बन जाता है। तो केमद्रुम योग, हमारी कुंडली में केमद्रुम योग बनता है। केमद्रुम योग हमें गरीबी की ओर ले जाता है। राजा के घर भी पैदा हुआ है तो वो व्यक्ति गरीब होगा। तो यहाँ पे हमारे ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर, ये निर्यन ज्योतिष के अंदर इतना बड़ा वास्ट है कि आपको छोटी 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 जानकारी आपको मिलेगी कि भाई आप साधु संत महात्मा की दीक्षा ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे, परंतु दीक्षा ग्रहण करेंगे तो किस कैटेगरी के साधु बनेंगे। यानी आपने देखे होंगे ना, कोई साधु है जो बहुत मौज शौक करने वाले साधु होते हैं, तो कोई साधु होते हैं कंप्लीटली एकदम अपने सभी कपड़ों वगैरह का सभी का त्याग कर देते हैं। जैसे जैनों में दिगंबर साधु है, वो हाथ में जितना दो उतना खाते हैं, हाथ में जितना पानी आवे उतना ही पीते हैं, निवस्त्र घूमते हैं। तो आप ऐसी दीक्षा ग्रहण करेंगे कि मौज शौक वाली दीक्षा ग्रहण करेंगे, तो ये हमारी कुंडली के अंदर बृहत जातक के अंदर ऐसे बहुत सारे योग दिए हैं, उससे हमें पता चल सकता है कि भाई हम क्या बनेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि आप लोगों को बहुत बहुत जन को ऐसे ताजुब होगा कि हम लोग हाथ में कुंडली लेते हैं, फिर आपको पूछते हैं भाई आपका जन्म कुछ मई महीने में हुआ है? आप बोलेगे हाँ हाँ मई महीने में हुआ है। आप सोचोगे साला इसको पता कैसे चल गया कि मेरा जन्म मई महीने में हुआ है? फिर मैं आपको बोलूंगा कि भाई आपका जन्म मई महीने में हुआ है और आप इतने बजे से इतने बजे के बीच में पैदा हुए हैं, तो आप बोलोगे हाँ। आपको लगेगा अरे, आप इंप्रेस हो जाएंगे, तुरंत ही इंप्रेस हो जाएंगे, बोलेगे अरे नहीं नहीं आपको तो अभी मेरी कुंडली देखनी पड़ेगी, ये है वो है, मुझे पता है, मैं ऐसा करता हूं तो लोग मेरे पास ऐसे पागल की तरह, नहीं 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 सर आपने इतना बता दिया, कैसे बता दिया? आपके पास कोई देवी शक्ति है क्या? मेरे पास कोई देवी शक्ति नहीं है। यहाँ पे हम ये देखने के लिए सूर्य को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। हमारी कुंडली में जो सूर्य जो स्थान में बैठा होगा, वो मंथ में वो सूर्य उस राशि के अंदर आता है, उस राशि के अंदर वो सूर्य आता है, उसकी पर्टिकुलर डेट से, उस डेट के हिसाब से हम कह देते हैं कि भाई आपका ये महीने में जन्म है। फिर उस स्थान के अंदर आया तो उस स्थान के ऊपर हवर्स भी लिखे हैं। अगर पहले स्थान में सूर्य बैठा हुआ है तो मॉर्निंग में सुबह 6 से 8 बजे के बीच में आपका जन्म होगा। और पहले स्थान में बैठा है और वहां पे डेट आएगी आपकी 13 अप्रैल टू 12 मई, 13 अप्रैल टू 12 मई, यानी आपका जन्म 13 अप्रैल से और 12 मई 13 अप्रैल और 12 मई के बीच में हुआ है और सुबह 6 के 8 के बीच में जन्म हुआ है, अगर आपका सूर्य फर्स्ट हाउस में है तो ये मेथड से लोग दूसरों को आकर्षित करते हैं कि देखने के लिए कि भाई हमने देखो आपको क्या दिया। अभी यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही मस्त कंजक्शन के बारे में यानी युति के बारे में बता रहा हूं, जो आज तक मेरे हिसाब से आज तक मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर नहीं जानते हैं इस चीज के बारे में। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर नहीं जानते हैं इस चीज के बारे में। मैं वो चीज को यहाँ पे आपको बताता हूं। नहीं नहीं जरूर नहीं पता આવ્યું છે છેલ્લું છે हाँ होरापन कह दो। अभी हम एज्यूम करते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर एक गुरु ग्रह है, वो 18 डिग्री का है और ये शनि ग्रह है वो 12 डिग्री का है। हाँ एक गुरु ग्रह है वो 18 डिग्री का है और शनि ग्रह है
वो 12 डिग्री का है। लेकिन शास्त्र के अंदर इसका कैलकुलेशन दिया गया है, गुरु को कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसी तरह शनि को कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। वो दोनों पॉइंट्स को हम मिक्स करेंगे। अगर 3 ग्रह की युति बन रही है, एक ही स्थान के अंदर 3 ग्रह बैठे हैं, एक ही स्थान के अंदर 4 ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे सभी ग्रहों को कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। उस पॉइंट्स के आधार पर अभी समझो 3 ग्रह की युति हो रही है, तो 3 ग्रहों के पॉइंट्स का मैं टोटल करूंगा और डिवाइड बाय 3 कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं कि गुरु और शनि ये 2 ग्रह की युति हो रही है, और इसके अगर ये 2 ग्रहों को जो पॉइंट दिए हैं उसके पॉइंट कुछ होते हैं 18 होते हैं, तो 18 डिवाइड बाय मैं 2 करता हूं तो इज इक्वल टू आता है 9 आता है। तो ये जहां तक कि कुंडली के अंदर ये जो 2 ग्रहों की युति हो रही है, ये 2 ग्रहों की हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो वो 2 ग्रह की जैसे ही गुरु बैठा है उसमें शनि एंटर हुआ और आप कह देंगे कि भाई ये गुरु और शनि की युति हो रही है, और ये पूरे जब तक 30 डिग्री कंप्लीट ये गुरु ये स्थान से बाहर निकल के पूरा नहीं निकलेगा, या तो शनि ये स्थान से बाहर निकल के पूरा नहीं निकलेगा, तब तक ये युति रहेगी और ये युति पूरे समय फल देगी। ऐसा नहीं है। ये युति का फल देने का एक समय है। उस समय कैसे तय होता है? तो कोई भी ग्रह 30 डिग्री का होता है, परंतु यहां पे मुझे क्या देखना है, जो ग्रह मेजर यानी सबसे ज्यादा डिग्री का जो ग्रह है मुझे उसको लेना है। यहां पे मैंने अभी डिवाइड बाय 9 किया, तो मैं क्या करूंगा 18 माइनस 9 कर दूंगा तो 9 आएगा। फिर मैं कर दूंगा 18, ये माइनस किया, मैं उसी तरह 9 कर दूंगा तो ये 27 आएगा। तो ये गुरु 18 डिग्री का है, लेकिन जब शनि गुरु के साथ आएगा, उस स्थान के अंदर प्रवेश करेगा, उस समय पे शनि यहां पे तो 12 डिग्री का है इनकी राशि के अंदर, परंतु शनि जब 9 डिग्री का होगा, यानी मुझे गोचर में देखना है, वो शनि जब 9 डिग्री का होगा तो ये युति का प्रारंभ होगा। यानी ये जो गुरु है उसके 9 माइनस करेंगे तो 9 डिग्री से, यानी ये शनि 9 डिग्री का होगा, ये युति का प्रारंभ हुआ, तो आगे की 8 जो डिग्री है उसमें ये युति का कुछ भी फल नहीं मिलेगा, ये युति का कुछ भी फल नहीं मिलेगा। फिर जैसे ही 27 डिग्री पे आ गया तो ये युति समाप्त हो गई, ये युति समाप्त हो गई। आगे की जो 3 डिग्री है उसमें भी मुझे कुछ फल नहीं मिलेगा, आगे की जो 3 डिग्री है उसमें भी मुझे कुछ फल नहीं मिलेगा। तो ये मैंने आपको ये बता दिया। अभी मैं थोड़ा एक शेयर बाजार पे आपको थोड़ा बोल देता हूँ। शेयर बाजार के लिए मुझे राशियों, ग्रहों, नक्षत्रों इन सबको देखना है। ग्रहों को मेरे को पर्टिकुलरली कौन सी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं मुझे वो देखना है। परंतु यहाँ पे मैं एक जो राशियां जो है 4 तत्वों में डिवाइड है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो मैं आपको बताता हूँ कि समझो जब अग्नि तत्व की राशि चल रही हो और उस समय पे शेयर मार्केट के अंदर तेजी या तो मंदी आएगी, तो किस तरह आएगी? तो फटाक से आएगी। यानी हम देखते हैं ना, सडनली मार्केट डाउन हो गया और सडनली मार्केट अप हो गया, तो ये कौन देगा? तो कि अग्नि तत्व की राशि देगी ये तेजी मंदी। स्लो मोशन में, एकदम स्लो मोशन में तेजी आएगी और एकदम स्लो मोशन में मंदी आएगी, जिसको हम कहते हैं धीमी गति से। तो ये कौन देगा? तो कि ये पृथ्वी तत्व की राशि देगी। फिर हम देखेंगे कि वायु तत्व की, तो सडन आपने सोचा भी नहीं होगा और तेजी आ गई, और सोचा भी नहीं होगा और मंदी आ गई, यानी अचानक होने वाली घटना, अचानक होने वाली घटना। फिर अभी जल तत्व की राशि होगी, तो यहां पे कैसी तेजी मंदी होगी? तो यहाँ पे एकदम स्थिरता वाली तेजी मंदी मिलेगी आपको, कांस्टेंट तेजी मंदी मिलेगी। तो ये मैंने, जैसे कि अभी चर राशि है तो तेजी से चढ़ाव उतार देखने को मिलता है, स्थिर राशि है तो भी चढ़ाव उतार कैसे मिलता है? तो स्थिरता वाले चढ़ाव उतार मिलते हैं, यानी लंबे समय तक वो चढ़ाव रहेगा तो लंबे समय तक उतार यानी उतरेगी, यानी डाउन जाएगी फिर मार्केट। फिर द्विस्वभा राशि है तो कभी तेजी तो कभी मंदी, नहीं कुछ बोल नहीं सकते, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। तो ये शेयर बाजार में
हम लोग जब प्रेडिक्शन करते हैं तो इस प्रकार करते हैं, तेजी मंदी का प्रेडिक्शन मैं करता हूँ शेयर बाजार का, मैं सर्वत्र भद्र के हिसाब से और प्लस ये ग्रहों के और राशियों के हिसाब से भी मैं प्रेडिक्शन करता हूँ कि कभी, लेकिन मेरे को देखो इतना प्रेडिक्शन मैं करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरी कुंडली के अंदर ऐसे योग है कि मैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करूँ और मेरे को लॉस ही होगा। भले मैंने अच्छे शेयर में इन्वेस्ट किया होगा, मेरे को लॉस ही होगा, उसके लिए मैं कभी भी शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। फिर उसके बाद हम लोग एक आते हैं, मैं आपको एक जनरल टिप्स देता हूं कि अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस बिगड़ रहे हैं, अगर आपके घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस बिगड़ रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बिगड़ रहे हैं तो आपका सूर्य आपकी कुंडली के अंदर 100% खराब होगा। आपका सूर्य आपकी कुंडली के अंदर 100% खराब होगा। पानी से रिलेटेड जो चीज है, मंगल से रिलेटेड जो चीज है, अभी किचन में आपको देखो, किचन आपका गंदा होगा या तो किचन में अग्नि से रिलेटेड यानी गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे होंगे, तो मंगल आपका उस समय में, गोचर का मंगल आपका उस समय में खराब होगा। तो देखो ये जो है ना, हमें हमारे घर से ही एस्ट्रोलॉजी मिल रही है। कैसे एस्ट्रोलॉजी मिल रही है? अभी मेरा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खराब होने लगे हैं कि भाई आज ये रूम की ट्यूबलाइट गई, कल और रूम की ट्यूबलाइट गई, मेरा टीवी खराब हो गया, मेरा फ्रिज खराब हो गया, मेरा मोबाइल खराब हो गया। ये सब अप्लायंस जैसे जैसे बिगड़ने लगेंगे ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा सूर्य खराब हो रहा है, हो गया है, इसके लिए ये अप्लायंस बिगड़ रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये ग्रह हमें इंडिकेशन देते हैं, और ग्रहों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि ग्रहों की अवस्था इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एस्ट्रोलॉजी। ग्रहों की अवस्था इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एस्ट्रोलॉजी। राशि तो इंपॉर्टेंट है, अभी ये जो कुंडली है, मैं कुंडली में अगर मैं प्रेडिक्शन करूंगा तो मैं पहले है ना पूरा खाली खोखा कुंडली का प्रेडिक्शन करूंगा। पहले स्थान में 5वीं राशि आई तो 5वीं राशि का प्रेडिक्शन क्या, सबसे पहले मैं ओ प्रेडिक्शन करूंगा, फिर उसके बाद में उसके अंदर जो ग्रह बैठे हैं उसका प्रेडिक्शन करूंगा। तो ऐसे सब चीज इंपॉर्टेंट है, बट गिव मोर इंपॉर्टेंट टू द प्लैनेट्स, गिव मोर इंपॉर्टेंट टू द प्लैनेट्स इन योर कुंडली। फिर उसके बाद हम आते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है मुहूर्त शास्त्र। मुहूर्त शास्त्र, अभी ये मुहूर्त शास्त्र में देखो, हम लोग आए दिन कुछ छोटे छोटे काम के लिए पंडित जी के पास नहीं जा सकते हैं मुहूर्त निकालने के लिए, तो हम लोग पंचांग उठाते हैं, निकालते हैं, चौघड़िया देखते हैं और मुहूर्त देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, चौघड़िया खास करके ट्रेवलिंग के मुहूर्त के लिए ही देखे जाते हैं, यानी मुझे प्रवास करना है तो ही मुझे चौघड़िया देखना चाहिए। परंतु मुझे ऐसा देखना है कि मुझे आज समझो मुझे गाड़ी बुकिंग कराने जाना है, आज सपोज मुझे गाड़ी बुकिंग कराने जाना है, तो मैं गाड़ी बुकिंग कराने, आज मेरे को मेरी माँ बोलेगी नहीं नहीं आज सोमवार है, आज चंद्र का वार है और गाड़ी बुकिंग कराने नहीं जाना है। ये मैं गाड़ी बुकिंग कराने जा रहा हूँ, यानी आई एम एंटरिंग इन वन टाइप ऑफ एग्रीमेंट विथ सेलर ऑफ द व्हीकल। आई एम एंटरिंग वन टाइप ऑफ एग्रीमेंट विथ सेलर ऑफ द व्हीकल। तो मुझे ये एग्रीमेंट कब करना चाहिए? तो एग्रीमेंट से रिलेटेड कौन सा ग्रह है? तो कि एग्रीमेंट से रिलेटेड बुध ग्रह है। तो हमारे जीवन के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट भी है, होरा शास्त्र जिसको कहते हैं, यानी जो दिन पे जो वार होता है उस दिन पे सूर्य उदय के समय पर 1 घंटे तक उसी वार की होरा होती है। जैसे कि आज सोमवार है, तो आज सोमवार का समझो सूर्य उदय सुबह 7 बजे हुआ, तो 7 बजे से 8 बजे तक चंद्र की होरा होगी। तो ये चंद्र की होरा में मैं क्या काम कर सकता हूं? तो कि ये चंद्र की होरा में मैं क्या काम कर सकता हूं? तो कि चंद्र की होरा में मैं मुसाफरी का प्रारंभ कर सकता हूं, मैं आभूषण परचेस कर सकता हूं, जन संपर्क यानी किसी से संपर्क करना है तो मैं कर सकता हूं। लेकिन मुझे इस समय मुझे गाड़ी लेनी है, गाड़ी की बुकिंग करानी है, तो मैं कर सकता हूं? तो नहीं कर सकता हूं। तो मुझे ये गाड़ी की बुकिंग कब करनी है? तो कि चंद्र की जो होरा है उसमें बुध की होरा, तो कैसे आएगी? देखो 24 घंटा है, 24 घंटा यानी 24 घंटे की 24 होरा है, 12 होरा दिन की और 12 होरा रात की। अभी वो होरा कैसे डिसाइड होती है कि आज चंद्र यानी आज सोमवार, तो पहली होरा सोमवार की है। फिर दूसरी होरा कौन सी आएगी? तो कि दूसरी होरा सोमवार से मुझे छठे दिन की आएगी, यानी सोम, मंगल,
बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यानी दूसरी होरा आई शनि की। तो तीसरी होरा कौन सी आएगी? तो कि शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यानी छठा दिन मुझे यहां से काउंट करना है। तो पहली आई चंद्र की, दूसरी आई शनि की, तीसरी आई गुरु की। लेकिन मैं इसको और कैसे काउंट कर सकता हूं? तो कि आज सोमवार, मैं पीछे जाऊंगा। सोमवार के पहले का दिन कौन सा है? तो कि रविवार। एक दिन छोड़ के मेरे को एक दिन लेना है। सोमवार, ये रविवार, तो दूसरी हो रहा शनिवार, उल्टा काउंट। फिर शनिवार, शुक्रवार, तीसरी हो रहा गुरुवार, गुरुवार, बुधवार, तो तीसरी हो रहा, उसके बाद चौथी हो रहा आई वो मंगलवार। तो मैं इसे उल्टे क्रम में जाऊंगा। तो ये बुध की होरा, चंद्र के वार के दिन बुध की होरा कब आ रही है, उस बुध की होरा के पर्टिकुलर समय में 1 घंटे के अंदर मैं ओ वेकाइल का बुकिंग करूंगा। आप जाइए, गूगल पे जाइए और डालिए, आपको मिलेगा व्हाट इज होरा, मुहूर्त, इंपॉर्टेंस ऑफ होरा इन मुहूर्त करके डालिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके अंदर आपको बहुत ही कम कंटेंट मिलेंगी, 4 से 5 के 6 कंटेंट मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे इस शास्त्र के ऊपर मैं एक पूरा एक लेक्चर लेके आ रहा हूं, और उसके ऊपर आपको एक एक ग्रहों की कम से कम 60 से 65 चीजें बताऊंगा कि उस ग्रह की ओ होरा के दिन आप क्या काम कर सकते हो, और पर्टिकुलर ग्रह की पर्टिकुलर होरा के अंदर आप क्या काम कर सकते हो। अभी एज्यूम कीजिए कि आपको सेकंड हैंड गाड़ी परचेस करनी है। अभी गाड़ी का कारक ग्रह कौन सा है? तो कि गाड़ी का कारक ग्रह है शुक्र। लेकिन आपको सेकंड हैंड गाड़ी परचेस करनी है। सेकंड हैंड गाड़ी का कारक किसको लेंगे? तो कि जूनी वस्तु का कारक ग्रह है शनि। तो कि शुक्रवार के दिन मैं शनि की होरा में सेकंड हैंड गाड़ी परचेस करूंगा। मेरे को डिलीवरी लेनी है नई गाड़ी की, तो मैं शुक्रवार के दिन लूंगा। फिर मेरे को ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस करना है, तो मंगल और शनि की होरा में मैं काम करूंगा। या तो पर्टिकुलर जो भी दिन है उसके अंदर मंगल और शनि की होरा होगी, उसके अंदर मैं काम करूंगा। तो ये होरा शास्त्र भी बहुत ही अच्छा शास्त्र है, जिसके अंदर अभी मैं कहूंगा कि सूर्य की होरा चल रही है, तो आप कैसे काम कर सकते हो? तो कि सरकार से जुड़ी हुई, सरकार से रिलेटेड, आप राजनीति से जुड़े हुए, फिर राजनीति में एंटर होते हो, आपको फॉर्म भरना है, विरोध पक्ष के सामने, मीन्स विरोध पक्ष के हिसाब से आपको लड़ना है, और आपको इलेक्शन फॉर्म भरना है, आप उस दिन कर सकते हो, उस दिन फॉर्म भर सकते हो। आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है और गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन करनी है, तो हम रविवार को कर सकते हैं। आप बोलोगे रविवार को तो छुट्टी है, तो मंगलवार है। रविवार यानी सूर्य के मित्र ग्रह कौन से है? तो क्या सूर्य के मित्र ग्रह है, मंगल है, गुरु है, चंद्र है। तो इनकी होरा में आप एप्लीकेशन, इनके वार के दिन सूर्य की होरा में आप एप्लीकेशन कर सकते हो। बड़े अधिकारियों से मिलना है, तो आप रविवार को मिल सकते हैं, या तो ये होरा के अंदर मिल सकते हो, आपका काम फटाफट फटाफट हो जाएगा। आपको टेंडर्स वगैरह भरने हैं, तो आप मंगल की होरा में भर सकते हो, बुध की होरा में टेंडर्स भर सकते हो। फिर हम कहेंगे कि भाई ऑर्नामेंट से रिलेटेड कोई परचेसिंग करनी है, तो ऑर्नामेंट से रिलेटेड परचेसिंग अगर आपको करनी है, आप शुक्र की होरा से कर सकते हो। तो ये होरा शास्त्र के अंदर ये एक एक ग्रह से आप कम से कम 60 चीजें के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि भाई ओ वार के दिन आप कौन सा कार्य कर सकते हो। और इसकी मेरी बुक डायरेक्ट अमेजोन पे लॉन्च होने वाली है, और अमेजोन पे ये बुक लॉन्च होने के साथ साथ इसका फरवरी के एंड में इसका मैं कुछ ये लेक्चर लेके भी आने वाला हूँ इसके बारे में, ऊपर होरा के ऊपर। तो यहाँ तक मैंने आपको ये जानकारी दी है, यानी ज्योतिष के बारे में। आपको कैसी लगी? आप जरा फीडबैक लिख के भेज देना कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और 99% हमारे ये जो इसके पेड कोर्स है 27 जनवरी से हम प्रारंभ करेंगे। तो आपको उसकी डिटेल्स आपको आपके उसमें मिल जाएगी, आपके ग्रुप के अंदर मिल जाएंगी। अभी किसी के कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझे, किसी के कुछ सवाल है तो किसी के भी चीज के बारे में, और आप चैट के माध्यम से आप डाल दीजिए, चेतन भाई मुझे बताएंगे, मैं आपको जवाब दे दूंगा।
हम्म। अगर आपको टाइम पता नहीं है तो हम प्रश्न कुंडली रखकर आपका जवाब दे सकते हैं। और देखो टाइम नहीं पता है लेकिन सिर्फ आपको डेट भी पता है ना, तो मैं आपकी डेट के ऊपर से पूरा आपका प्रेडिक्शन दे सकता हूं। आपको फीस जो है बहुत ही मिनिमम रखी जाएगी। मेरी फीस आपको मालूम है कि मैं 500 से लेके 1000 रुपये के बीच, यानी 499 से लेके 999 के बीच में ही मेरी फीस रहेगी। मेरी फीस, मैं जब तक लेक्चर रहूंगा उससे बढ़ेगी नहीं, मेरी फीस इससे बढ़ेगी नहीं। यानी मेरे जो बेसिक कोर्स रहेंगे तो उनकी 499 रहेगी, और जो एडवांस है कि मास्टर कोर्स है उसकी मेरी 999 से बढ़ेगी नहीं। और जिन्होंने बुध की हो रहा इज टू मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरव्यू में जो सवाल जवाब पूछते हैं, बुध और गुरु की हो रहा इज टू मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरव्यू में जो सवाल जवाब पूछते हैं वो सवाल जवाब किससे रिलेटेड होते हैं, तो कि इंटेलिजेंसी से रिलेटेड होते हैं। अभी जो आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर वीडियो पोस्ट થઈ ગયો છે? स्वप्नाली जी वीडियो चालू है मेरा, आपके यहाँ से कुछ प्रॉब्लम होगा। नहीं, चेट में आवे छे ने, वीडियो चालू है। स्वप्नाली जी वीडियो चालू है। देखो योग, ये जो योग और करण किस लिए देखे जाते हैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो देखो हमारी जो पंचांग है, नक्षत्र तिथि वार योग करण, तो हमारे यहाँ जो योग है करण है, इसमें कुछ अशुभ योग भी है, कुछ अशुभ करण भी है। तो उस करण के अंदर हमें कुछ, हम लोग ये जो मुहूर्त शास्त्र का जो उपयोग करते हैं, पर और ऐसी बहुत सारी चीजों के अंदर अगर हम ये योग करण तिथि वार नक्षत्र का अगर हम प्रयोग करें तो हम अशुभ जो घटना है उसको हम बहुत ही आसानी से टाल सकते हैं। तो इसके बारे में भी आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे, मेरे जब कोर्स आएंगे उसके साथ साथ। प्रश्न कुंडली के बारे में कुछ भी बताएं। देखो प्रश्न कुंडली क्या है, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। व्हाट इज प्रश्न कुंडली? जब आपके पास कोई समझो आपकी जन्म लग्न कुंडली नहीं है और आप समझो कि आपको हाथ नहीं दिखाने हैं, तो हाथ से भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो हमें समझो आपका, आप मेरे पास आए और मेरे सामने बैठे, मैं उस समय का टाइम नोट डाउन कर लूंगा। क्योंकि आपके पास अगर कुंडली होगी तो आप सीधी पहले कुंडली रखोगे, परंतु आपके पास कुंडली नहीं है तो मैं सीधा पहले टाइम नोट डाउन कर लूंगा कि भाई आप ये समय पे आए। तो मैं जहां पे हूं वहां का मैं डेट मींस वो मेरा क्या होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपकी टाइम ऑफ बर्थ हो गई और आपकी प्लेस ऑफ बर्थ हो गई। अगर आप यूएसए में बैठे हो और आप मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं इंडिया में मुंबई सिटी के अंदर मलाड में बैठा हूं, तो मैं यहाँ की कुंडली बनाऊंगा, यूएसए की कुंडली नहीं बनाऊंगा। मैं यहाँ की कुंडली बना के उस प्रश्न को उस कुंडली के अंदर देखूंगा कि आपने जो प्रश्न पूछा है, सबसे पहले मैं तो ये चेक करूंगा कि आपने जो प्रश्न पूछा है वो सही पूछा है कि गलत पूछा है, कि आपने मजाक के लिए पूछा है। सबसे पहले मैं ये चेक कर लूंगा। फिर मुझे लगेगा कि नहीं, यू आर जेन्युइनली आस्किंग मी सम क्वेश्चन, फिर मैं उसको देखूंगा कि आपके जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कुंडली के अंदर जो ग्रह ऑपरेट होने चाहिए वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, वो देख के फिर मैं आपको आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रश्न कुंडली। आप के पास जन्म लग्न कुंडली, देखो हम लोग भी है ना, मेरे पास कोई भी व्यक्ति आता है तो मैं सर्वप्रथम क्या करता हूं, उसकी जन्म कुंडली लग्न तो मैं ले ही लेता हूं, लेकिन मैं उस समय की प्रश्न कुंडली भी रख लेता हूं। मैं उस समय की प्रश्न कुंडली इसके लिए रख लेता हूं कि उसके मन में जो क्वेश्चन उद्भव हुआ, देखो किसी के मन में क्वेश्चन कब उद्भव होगा, तो कि जन्म के समय पे हमारा जो ये पूरा शरीर है ना, सर्टन केमिकल से बना हुआ है। तो ये पूरा शरीर जो केमिकल से बना हुआ है, वो केमिकल रिएक्शन जो मेरे जन्म समय पे मेरे बॉडी के अंदर जो था, उसी प्रकार का केमिकल रिएक्शन जब मेरे मन में कोई प्रश्न उद्भव होगा,
उस समय पे आएगा तभी मैं प्रश्न पूछूंगा, नहीं तो मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा। दूसरा, मुझे एक साथ में कितने जवाब देने हैं प्रश्न कुंडली के अंदर, तो मुझे सर्वप्रथम तो प्रश्न कुंडली के अंदर आपके एक ही सवालों का जवाब देना है। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं मेरे तो मल्टीपल क्वेश्चन है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कुंडली के अंदर आपके एक साथ में 5 सवालों का जवाब दे सकता हूं। उससे ज्यादा मैं आपको जवाब नहीं दे सकता हूं। हाँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 सवालों का जवाब और मिनिमम 1। यस, प्रश्न कुंडली के भी लूंगा, क्योंकि प्रश्न कुंडली में भी मैं लेक्चर लेता ही हूँ। मेरे जो मैं यहाँ पे पढ़ाता था उधर हर जगह मैं प्रश्न कुंडली भी पढ़ाता था। मैं न्यूमरोलॉजी, केपी, ये सब चीज पढ़ाता हूँ, तो ये प्रश्न कुंडली के भी मैं लेक्चर लूंगा। विलेज में बहुत लोग परेशान है, उनके जवाब देने होते हैं। देखो ज्यादा परेशान लोग है ना, अभी गांव गांव खेड़ा, ये अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं 1995 में मुंबई के शिरडी के, नासिक के अंदर शिरडी के साईं बाबा का मंदिर है, मैं वहां गया था। वहां पे जरा भी भीड़ नहीं थी। मैं सीधा अंदर गया, उधर जाके मैंने दर्शन किए और बाहर निकल गया। वो भी दर्शन आराम से खड़े रह के 5 मिनट तक दर्शन किए, मेरे को भगाया नहीं गया। लेकिन आज वही सिचुएशन है कि मैं अगर अंदर जा रहा हूं और मेरे को है ना फटाफट फटाफट 1 सेकंड भी दर्शन करने नहीं मिल रहे हैं और फटाक से बाहर निकाल रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि भाई ह्यूमन वांट्स आर अनसेटिस्फाइड। सब लोग की जो चाहत है वो बहुत बढ़ गई है और वो चाहत पूरी नहीं होती है, उसके लिए लोग ईश्वर के पास जाते हैं, ये सब चीज मांगते हैं। उसी तरह दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो दुखी है। हमारे पास जितने जन आते हैं हम उसका दुख दूर कर सकते हैं। और अगर समझो सामने 100 जन बैठे हैं और 100 जन के सवाल के मुझे जवाब देने हैं, तो वहां पे मैं अपने जो ये नोज से निकलती जो श्वास है यानी ब्रीथिंग है, उस ब्रीथिंग का उपयोग मैं करूंगा उनके सवाल के जवाब देने के लिए, एंड आई विल गेट एक्यूरेट आंसर इन दैट ऑल्सो। पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी क्या ज्यादा एक्यूरेट है? देखो पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ बराबर मिलेगा, प्लेस ऑफ बर्थ बराबर मिलेगा, परंतु टाइम ऑफ बर्थ में वेरिएशन आता है। क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ शास्त्र के अंदर 5 प्रकार से डिसाइड करने को कहा है। तो सर्वप्रथम क्या है, तो कि आधान कुंडली। आधान कुंडली का मतलब क्या है? पति पत्नी ने इंटरकोर्स किया और उस समय पर गर्भ रहा, वो किसी को नहीं मालूम रहता है, परंतु हम लोग आधान कुंडली आपकी बना के देते हैं। तो किस तरह बनाते हैं? तो आपकी अभी की जो जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली के बराबर हम लोग चंद्र को लेके जाते हैं, कुछ मंथ बैक साइड लेके जाते हैं। उस बैक साइड लेके जाने के बाद हमें पता चलता है कि आपने पर्टिकुलरली ये समय पे इंटरकोर्स किया है और आपको गर्भ इस दिन रहा, तो हम उस समय की कुंडली बनाते हैं। दूसरा, जब लेडीज को वाटर डिस्चार्ज होने लगता है, यानी बच्चा संतान पैदा होने से पहले वाटर डिस्चार्ज होने लगता है, उस समय की कुंडली बनाते हैं। फिर तीसरा है कि बच्चे का मुख दिखता है योनि से बाहर, उस समय की भी कुंडली बनाते हैं। चौथा है जब बच्चा पूरा बाहर आ जाता है, उसका जो फर्स्ट सांस लेता है, जब मार के उसको जो फर्स्ट ब्रीथिंग लेते हैं, उसको हम 4th कैटेगरी में लेते हैं, हम उसकी भी कुंडली बनाते हैं। यानी हमें एक्यूरेट कुंडली मिलना बहुत ही मुश्किल है। फिर वहां पे हम लोग है ना केपी के माध्यम से हम लोग टाइम रेक्टिफाई करते हैं और टाइम रेक्टिफाई करके फिर हम कुंडली बनाते हैं। उसमें वेरिएशन कुछ नहीं आता है। चेंज क्या होता है, तो ज्यादा से ज्यादा चंद्र चेंज हो जाता है और कुछ चेंज नहीं होता है। चंद्र के जो अंश कला है थोड़े आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि एक ही दिन में चंद्र कुछ 700 कला चलता है एक ही दिन में, तो इसके लिए चंद्र के वेरिएशन आगे पीछे हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। बाकी तो सभी ग्रह अपने स्थान पे ही रहता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम चंद्र और सूर्य बदल जाते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि और कौन से ग्रह की बदलने की सिचुएशन है, और हम उस टाइम को कैलकुलेशन करके पर्टिकुलरली हम लोग ये टाइम रेक्टिफाई कर लेते हैं और फिर आपका प्रेडिक्शन करते हैं। तो जब हम प्रेडिक्शन करने बैठते हैं तो हाथ को भी आप साथ में लेके बैठोगे, आप वो व्यक्ति की स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी को देखोगे और कुंडली लेके बैठोगे, हाथ को लेके बैठोगे, सामने व्यक्ति बैठेगा, तो आपको एक्यूरेट फल मिल जाएगा। और आप हाथ और कुंडली दोनों को साथ में लेके प्रेडिक्शन कीजिए। नहीं तो देखो 80 से 90% फल आपको कुंडली से मिल ही जाएगा। कुछ दो राय नहीं है कि गलत मिलेगा, मिल ही जाएगा, अच्छा फल ही मिल जाएगा। दोनों जरूरी है। यानी हम दोनों को ले सकते हैं, दोनों जरूरी है। ऐसे तो अगर कोई यूके या यूएसए में हो तो इंटरव्यू का टाइम के लिए वहां की हो रहा था। मैंने कहा ना
कि मुझे देश काल की परिस्थिति के अनुसार चलना है। देश काल की परिस्थिति के अनुसार अभी यहां से यूएसए समझो हमारे से 24 घंटा पीछे है, यानी हमारे यहां अभी समझो रात के 10:30 बजे है, तो उनके यहां सुबह के 10:30 बजे है, समझो 12 घंटा पीछे है तो सुबह के 10:30 बजे है। तो उसी तरह हमें देश काल की परिस्थिति के अनुसार हमें होरा को लेके चलना है, नहीं कि इंडियन होरा को लेके चलना है। इंडियन अभी आप कलकत्ता में है, कलकत्ता में सूर्य है ना सुबह 4 बजे उगता है, तो बंबई में मैं हूं तो हमारे यहाँ मुंबई के अंदर सूर्य 6 बजे उगता है। और हम यहाँ पे हमारे बीच में जो एक सेंसिटिव लाइन ड्रॉ की हुई है कि भाई पर्टिकुलर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन ऐसे डिवाइड किया हुआ है, और इस हिसाब से हम लोग डिसाइड करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई सूर्य कितने बजे उदित हुआ और होरा कहाँ से कब से गिननी चाहिए। यस, न्यूमरोलॉजी के कोर्स कराऊंगा, और न्यूमरोलॉजी में मैं खास करके देखो न्यूमरोलॉजी के कोर्स तो बहुत जन कराते हैं, लेकिन मुझे न्यूमरोलॉजी से आपकी खाली डेट ऑफ बर्थ से प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है, खाली डेट ऑफ बर्थ से प्रेडिक्शन, मुझे वो सिखाना है, मुझे वो सिखाना है। क्योंकि देखो न्यूमरोलॉजी है ना, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें आई है, और सब बहुत लोगों ने क्या किया है, 3-4 कॉन्सेप्ट को मिला के एक अपना कोर्स बना लिया, 3-4 कॉन्सेप्ट को और मिला के अपना कोर्स बना लिया। मैं यहाँ पे आपको नक्षत्र पद्धति के अनुसार नक्षत्र के जो एक एक यानी हमारे जो 12खड़ी के जो व्यंजन है अ आ ई उ ऊ, ये सभी व्यंजनों को एक एक नंबर्स दिए हुए हैं, और उस नंबर के अनुसार अगर हम हमारी जो न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन करें तो वी विल गेट अच्छा रिजल्ट, हम बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मुझे यहाँ पे वो सिखाना है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मुझे कुंडली मैचिंग करनी है तो मैं खाली डेट ऑफ बर्थ से कुंडली मैचिंग करके दूंगा। डेट ऑफ बर्थ से आपकी पूरी की पूरी यानी जो ये कुंडली से जो पूरी की पूरी लाइफ हिस्ट्री निकलती है वो भी उससे निकल जाएगी। तो मैं न्यूमरोलॉजी के पे लेक्चर लेके आ जाऊंगा। देखो न्यूमरोलॉजी के लिए एस्ट्रोलॉजी भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि मुझे ग्रहों के प्राकृतिक गुण को जानना चाहिए। ग्रहों के प्राकृतिक गुण को मैं नहीं जानूंगा तो कैसे मैं आपको बता पाऊंगा कि भाई आप किस प्रकार के व्यक्ति है। जैसे कि नंबर 1 है तो ये नंबर 1 है, सूर्य का नंबर है। 2, 3 तो 2 नंबर चंद्र का है, 3 नंबर गुरु का है। तो देखो 4 नंबर कोई लोग है ना हर्षल का कहते हैं, तो कोई लोग राहु का कहते हैं, और कोई लोग नीच के सूर्य का कहते हैं। फिर 5 नंबर किसका है तो कि बुध का है, 6 नंबर शुक्र का है। तो ऑडियो आ रहा है सब लोगों को? यस, विजय जी आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे सबको ऑडियो आ रहा है, सब लोगों का आंसर यस यस आ रहा है। मुझे एस्ट्रोलॉजी का कंप्लीट कोर्स करना है, तो कैसे करूं? आप हमसे जुड़े रहिए, आपको कोई भी कोर्स करना है हमसे जुड़े रहिए। हम लोग देखो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, क्योंकि देखो हम लोग है ना मैंने अभी बेसिक प्लस एडवांस हस्तरेखा का कोर्स किया, वो मैंने 10 दिन का कोर्स किया। अभी मैंने 10 दिन के बाद मैं तुरंत ही दूसरा कोर्स ले लूंगा, तो ये 10 दिन का आप पढ़ोगे नहीं और तुरंत ही दूसरे कोर्स का पढ़ने लगोगे, और इमीडिएटली फिर मैं उसका और एक एडवांस लेवल 1, एडवांस लेवल 2, एडवांस लेवल 3 और मास्टर लेवल 1 तक मैं लेके जाऊंगा, और मैं कंटिन्यू पढ़ाते रहूंगा। तो आप पीछे का भूल जाएंगे और आगे का एकदम याद रखेंगे। तो पीछे का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज ही है आप भूल जाएंगे तो फायदा क्या है? अभी यहाँ पे मैं आपको बेसिक में बताऊं कि मूल त्रिकोणीय है, स्वग्रही है, स्वक्षेत्रीय, ये सब चीज आप भूल जाओ। यहाँ पे मैं पढ़ाता, जहाँ पे मैं क्लास बेस्ड ट्रेनिंग देता हूँ, वहां पे मैं 4-5वें साल में पढ़ते हुए बच्चे को मैं खाली इतना ही पूछता हूँ कि भाई मूल त्रिकोणीय ग्रह किसको कहते हैं? उनको मूल त्रिकोणीय ग्रह ही नहीं मालूम है। उसको मैं पूछता हूँ कि प्रवज्या योग किसको कहते हैं? योग ही नहीं मालूम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको जो पढ़ाऊं आप वो सब ऊपर से चले जाए और फिर आप नया चीज पढ़ने लगो, फिर आप बोलो कि सर आपने पढ़ाया हमें तो कुछ ध्यान में ही नहीं आ रहा है, हम तो उसको समझ ही नहीं पा रहे। तो जो कोर्स हो रहा है उसको पहले आप 10-15 दिन पहले सीरियसली स्टडी कीजिए। सीरियसली स्टडी करके फिर हम उसके बाद दूसरा जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उसको फिर उसके साथ मैचअप कीजिए, पेच कर दिए, तब आपको पता चलेगा कि भाई हम लोग बहुत ही सीरियसली पढ़ रहे हैं और हमें बहुत ही सीरियसली अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। हाँ 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 सीमा जी, आपको मैंने ये जवाब दे दिया। कीर्ति कुमार पंचोली, आपने क्या लिखा है? घातक ग्रह कोने के वाई,
अभी देखो, घातक ग्रह यानी हमारी कुंडली के अंदर 11वां स्थान वो घातक स्थान है। यानी 11वें स्थान के अंदर जो राशि है उसके स्वामी को हम घातकेश कहते हैं, यानी घातक ग्रह कहते हैं। अभी वो कैसे फल देता है, कितना फल देता है, क्या फल देता है, ये मैं मेरे कोर्स में डीपली आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा चीज नहीं है कि मैं आपको फटाक से ऐसे बोल दूं और आप समझ जाओ। उसको लेके मेरे को यहाँ पे मैं कुंडली ड्रॉ करूंगा, जब ये समझाऊंगा तो यहाँ पे कुंडली ड्रॉ करूंगा, कुंडली ड्रॉ करके मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्रह घातक हो रहा है और ये घातक ग्रह कहाँ बैठा है और उसका फल क्या है, उसको फिर डिटेल्स में समझाऊंगा। हाँ, भेज देंगे। अभी आपको कल या तो परसों है ना, सिलेबस भी मिल जाएगा और पेमेंट भी कितना देना है उसकी डिटेल्स भी आपको दे देंगे। देखो, कोई भी ग्रह योग कारक बन रहा है, चाहे वो घातक हो। अभी मुझे एक भी समझाओ कि कोई ग्रह घातक बन रहा है, योग कारक किसको कहते हैं और घातक किसको कहते हैं, पहले ये समझ लो। योग कारक ग्रह किसको कहते हैं और घातक किसको कहते हैं, ये समझ लो। योग कारक ग्रह वो है जो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बनता है। योग कारक ग्रह वो है जो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बनता है। और घातक ग्रह कौन से है, तो घातक ग्रह वो है जो 11वें स्थान का स्वामी बनता है, जो 11वें स्थान का स्वामी बनता है। तो जब ग्रह योग कारक बनता है तो योग कारक ग्रह हमेशा अच्छा फल देने के लिए बंधा हुआ है, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बनता है। हमारी कुंडली के अंदर सबसे अच्छा फल देने वाला ग्रह कौन, तो कि वो त्रिकोण का स्वामी। त्रिकोण यानी 1, 5, 9 ये त्रिकोण हुआ। 1, 5, 9 यानी ये त्रिकोण हुआ। ऐसे 4 त्रिकोण हमारे कुंडली के अंदर बनते हैं। आप खाली यही जानते हो कि 1, 5, 9 को त्रिकोण स्थान कहते हैं, लेकिन और भी त्रिकोण स्थान हमारी कुंडली के अंदर है। किस तरह उसको देखा जाता है वो कोर्स में मैं बताऊंगा। प्लस केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान से उतरता हुआ फल केंद्र स्थान देता है। यानी ये दोनों स्थान के स्वामी जब एक ही ग्रह होते हैं उसे हम योग कारक कहते हैं। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक ही ग्रह होता है, उसे हम योग कारक कहते हैं और वो हमेशा शुभ फल देता है। फिर वहां पे मैं कैलकुलेशन आपको बताऊंगा कि किस तरह देखा जाता है। अभी शनि है, वृषभ लग्न में शनि योग कारक भी बनता है और वृषभ लग्न में शनि बाधक भी बन रहा है, तो वो फल कैसे देगा। देखो, बाधक ग्रह किसको कहते हैं, चर स्थिर द्विसभा के हिसाब से नक्की किया जाता है। चर राशि का जो चर लग्न है तो 11वां स्थान, स्थिर लग्न है तो 9वां स्थान और द्विसभा लग्न है तो 7वां स्थान। ये तीनों स्थान बाधक बनते हैं ये लग्न के अंदर। तो हम आते हैं स्थिर लग्न के वृषभ राशि। वृषभ राशि के अंदर 9वें और 10वें स्थान में शनि की राशि आ गई, 10वीं और 11वीं राशि आ गई, यानी शनि ग्रह योग कारक बना। तो साथ साथ में शनि ग्रह 9वां स्थान बाधक स्थान भी बन रहा है उधर, तो वो बातकेश भी बना शनि। तो शनि कब खराब फल देगा, जीवन भर शनि अच्छा फल देगा, जीवन भर शनि अच्छा फल देगा। परंतु जब उसकी महादशा, अंतदशा, प्रति अंतदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा आएगी, वो जितना समय रहेगा, ये दशा उसकी जितनी समय रहेगी उस समय पे वो अशुभ फल देगा, वो अशुभ फल देगा। तो उसकी कैटेगरी हमें नक्की करनी है कुंडली देखिए कि वो कब शुभ फल देगा और कब अशुभ फल देगा। यस, अष्टक वर्ग पे भी लेक्चर लूंगा। अष्टक वर्ग में बहुत मेरी मास्टरी भी है। मैं अष्टक वर्ग में बहुत ही डीपली पढ़ाता हूँ। मेरे जो क्लास के स्टूडेंट्स थे उनको भी मैं अष्टक वर्ग जो पढ़ाता हूँ, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अष्टक वर्ग के अंदर। तो मूल नक्षत्र का जन्म चाइल्ड, अगर समझो जन्म का बच्चे का नक्षत्र मूल नक्षत्र है तो उसकी कुछ विधि है, वो विधि करानी पड़ती है। लेकिन देखो, मैं आपको यहाँ पे पहले बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि जो चीज मेरी 4 आना में पड़ती है उसके लिए मुझे 12 आना नहीं खर्चना है। तो मूल नक्षत्र की विधि कराने के लिए लोग 10,000 से लेके 40,000, 50,000 रुपये तक खर्चे करते हैं। मुझे वो खर्चा नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको अवधि दे दूंगा कि ये नक्षत्र की ये जो ताकत है फल देने की, वो कब खत्म हो जाती है। मूल नक्षत्र की ताकत देने की जो ताकत है फल देने की, वो कब खत्म हो जाती है। और उसके लिए बहुत ही सिंपल रेमेडीज हमारे शास्त्र में दी गई है। आप खुद घर पे बैठ के वो कर सकते हो, खुद कर सकते हो। और ऐसा है कि मूल नक्षत्र में देखो चरण है,
यानी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, यानी मैंने कहा कि नक्षत्र के एक नक्षत्र को 4 भाग में विभाजित किया हुआ है और ये 4 भाग में, पहले भाग में, दूसरे भाग में, तीसरे भाग में और चौथे भाग में कौन से भाग में बच्चा पैदा हुआ है उस हिसाब से फल मिलता है। यानी हमारे जो 6 नक्षत्र है उसे हम गंडमूल नक्षत्र कहते हैं, गंडात नक्षत्र योग कहते हैं। और ये गंडात नक्षत्र योग में जन्मा हुआ बालक या तो उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, अगर मृत्यु नहीं हुई तो अपने परिवार के लिए तकलीफदायक रहता है, अपने खुद के लिए भी तकलीफदायक रहता है, परंतु उसकी भी अच्छी रेमेडीज भी है, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ। ओके, चलिए अभी किसी के कुछ सवाल है? अष्टक प्रश्न कुंडली, यस अष्टक प्रश्न कुंडली भी पढ़ाऊंगा मैं, यस सब होगा एस्ट्रोलॉजी कोर्स में। फिर केंद्र एंड त्रिकोण में योग कारक ग्रह वक्री हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा? देखो, जब मैं कहूंगा कि वक्री ग्रह है तो वक्री ग्रह का रिजल्ट कैसा है? वो योग कारक बन रहा है परंतु वक्री है। अभी देखो, मैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको डिग्री बताई, उस डिग्री को आप देखिए कि देखो ग्रह वक्री कब होता है कि सूर्य से जब ग्रह 6ठे, 7वें और 8वें स्थान में आता है तब ग्रह वक्री होता है। अभी सूर्य से जब वो 6ठे स्थान में आता है तो अति वक्री, वक्री, फिर अति वक्री, फिर वक्री, इस तरह, फिर 9वें स्थान में आएगा तो मंद गति का हो जाता है। तो ये जब वक्री होता है तो वक्री में डिग्री कली, उसको आप मेजर कीजिए कि डिग्री कली वो कितना पावरफुल है, उस हिसाब से आप उसको डिसाइड कीजिए। उसके लिए मैं कहता हूं कि भाई ज्योतिष शास्त्र के अंदर अंश कला, वी कला को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए, क्योंकि डिग्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रह जब 12 से 18 डिग्री के बीच में होगा तो वो ग्रह हमेशा अच्छा फल देगा, वो ग्रह अच्छा फल देगा, अच्छी अवस्था में होगा अच्छा, बुरी अवस्था में होगा तो बुरा, लेकिन वो पर्टिकुलर डिग्री पे उसका फल देने की ताकत बहुत ही बढ़ जाएगी और उसके आगे और उसके पीछे उसकी ताकत कम हो जाएगी। तो डिसाइड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द अंश यानी डिग्री। हाँ, वो भी कराऊंगा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, प्रोफेशन के हिसाब से कि भाई आपको कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये सब इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि भाई मैं इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप लूं तो मेरे लिए भी ये डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं मेरा बिजनेस के साथ साथ ही आपको लेक्चर देने आता हूं, तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैं मेरा बिजनेस छोड़ के यहाँ पे आ रहा हूँ। ये बिजनेस तो मैं ये आपको दूंगा ये सभी चीज, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर इट, क्योंकि मैं एक साथ में एक ही दिन में सब कोर्स लॉन्च नहीं कर सकता हूँ और एक साथ में एक ही सब चीज में एक साथ नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि आई एम हैविंग माय ओन बिजनेस और मैं बिजनेस के लिए भी मैं टाइम नहीं दूंगा तो मैं मेरी रोजी रोटी नहीं कर पाऊँ, क्योंकि ये मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है, वो मेरा ब्रेड एंड बटर है। तो फर्स्ट मुझे वो प्रीफर करना है। यहाँ पे मैं आपको, आप जो सब्जेक्ट बोलोगे ना वो सब्जेक्ट में पढ़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी में हो मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच यू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इन डिटेल्स एंड विथ एग्जाम्पल एवरीथिंग, बट मेरे टाइम के हिसाब से मैं और मेरी कन्वीनियंट के हिसाब से मैं एक एक कोर्स लेके आ जाऊंगा और आपको दूंगा। प्रश्न कुंडली है, अष्टक वर्ग है, सर्वतभद्र चक्र है, फिर ये जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं कि भाई आपको कौन से एजुकेशन में जाना चाहिए, कौन से फील्ड में जाना चाहिए, आपकी कैरियर के लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट ही दे दूंगा कि भाई आपको पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो आपको कौन सी राशि देखनी है, आपको कौन से स्थान देखने हैं, उसको इंपॉर्टेंट दो, वो राशि देखो, उसके प्लैनेट्स को देखो, उसके ग्रह को देखो कि भाई वो ग्रह भी, राशि, ग्रह और स्थान, ये तीनों को इंपॉर्टेंस देके आप डिसाइड कर लो कि भाई वो ग्रह आपकी कुंडली में कितना पावरफुल है। अभी आपको समझो कॉमर्स से रिलेटेड जुड़ना है तो आपका बुध और शनि पावरफुल होना चाहिए, बुध और शनि पावरफुल है तो आप कॉमर्स से रिलेटेड जुड़ सकते हो। तो यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र के अंदर, निर्यन ज्योतिष के अंदर 20 वर्गीय कुंडली को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसी कारण 20 वर्गीय कुंडली को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इससे हम बहुत ही आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमारे जीवन के अंदर हम किस फील्ड में, किस तरह, कहाँ भी कहाँ प्रगति कर सकते हैं और कहाँ जाएंगे वहां हमारा फॉल डाउन होगा। मोहन जी, आप कुछ पूछ रहे हैं, वक्री प्लेनेट, कौन से प्लेनेट का रिस्पेक्ट बकरी होता है कि कैसे कैलकुलेट करे? ये सवाल आपका समझ में नहीं आया मुझे।
आप पूछ रहे हैं कि इवेंट के बारे में क्या विचार है सर? तो कौन से इवेंट के बारे में आप पूछ रहे हैं? हाँ, मेरे जो लेक्चर होंगे उसकी आपको समझो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बुक तो देवे, लेकिन मुझे बहुत जन की ओपिनियन आई है कि आप पीडीएफ फॉर्मेट में जब किताब देते हैं तो हम लोग को उसको जेरॉक्स निकालने के लिए बहुत ही महंगा गिरता है कि 3 रुपए से 8 रुपया एक बुक का, एक पेज का हमको लगता है पीडीएफ फॉर्मेट की बुक का। तो हम लोग ने अभी सोचा है कि हम कोई भी बुक है वो अमेजोन पे रख देंगे, जो आपको कंपेटिटिव रेट में अमेजोन आपको प्रिंट करके वो बुक देगी। पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो पीडीएफ फॉर्मेट में, और प्रिंट करके चाहिए तो अमेजोन प्रिंट करके भी बुक देती है। कोई भी इवेंट बताना, ठीक है? हाँ, कोई भी इवेंट बताना है तो यस वी कैन बता सकते हैं कि भाई आपका कौन से इवेंट, अभी न्यायालय से जुड़ा हुआ जो स्थान है तो कौन सा है, तो भाई न्यायालय से जुड़ा हुआ तो सेवंथ हाउस है, 6th हाउस है, 11th हाउस है। तो ये जो हाउस थे उसको हम देखे कि भाई न्यायालय से जुड़े हुए चीज को मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा, कि मेरा जो केस चल रहा है उसमें मैं हारूंगा कि जीतूंगा, वो हमें पता चल सकता है। कोई भी इवेंट्स के बारे में हम पता कर सकते हैं हमारी कुंडली से। पीडीएफ तो जरूर देंगे, फिर भी आप अमेजोन पे आ जाएंगी किताबें, आप प्रिंट कॉपी वहां से मंगा सकते हैं, हार्ड कॉपी, वो जो आपको जेरोक्स निकालोगे उससे भी रिजनेबल रेट में पड़ेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं अभी आपसे विदा लूं, 11:15 बजने को आ गए हैं, और यहाँ पे स्टूडियो हम लोग को 11 बजे खाली करके देना पड़ता है जहाँ पे, और हम लोग का जो स्टूडियो है वो जंगल एरिया में है, यानी रात को जितनी देरी होती है उतनी हमारे लिए रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि टोटल जो लोग मुंबई में रहते होंगे उनको मालूम होगा फिल्म सिटी, गोरेगांव में फिल्म सिटी है, मलाड से जाया जाता है, बहुत डेंजर एरिया है, तो रात के समय में यहाँ से निकलना भी हमारे लिए डेंजर रहता है। तो हम यहाँ से विदा लेते हैं। आपको ये हमारा फ्री डेमो सेशन कैसा लगा, आप जरूर से हमें जानकारी दीजिए, और 27 तारीख से हमारा ये कोर्स लॉन्च हो रहा है, इसकी डिटेल्स आपको 1-2 दिन के अंदर आप लोगों की जो ग्रुप है वहां पे मिल जाएगी। स्टूडियो घर पे तैयार करेंगे तो हमारी फैमिली डिस्टर्ब बहुत होती है। हमको निकाल देगी। मेरी वाइफ हमको निकाल देगी, बच्चे भी निकाल देंगे। चलिए मैं विदा लेता हूं, नमस्ते सब लोगों को, नमस्ते मेरा। और मेरा 27 तारीख को कोर्स लॉन्च हो रहा है, और इसमें आपको चेतन भाई कल या तो परसों आपको कंटेंट दे देंगे, यानी क्या क्या मैं कवर अप करने वाला हूं, ये डेमो मीन्स मेरे ये जो पेड लेक्चर है उसमें क्या क्या कवर करने वाला हूं, और इसकी फीस कितनी रहेगी, और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बुक मिलेगी कि अमेजोन पे मिल जाएगी, ये सब चेतन भाई आपको कल बता देंगे, कल या तो परसों बता देंगे। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि सबको, नमस्कार।